मेरे पास पूरा जो आबकारी था जयपुर के अंदर, लिकर की जो कंट्रोलिंग है वो हमारे हाथ में थी। और वो जो होती बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके पास 80 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप हैं और सब चीजें आपको मिल रही हैं जैसा आप चाह रहे हो। आपके लिए 2 पुलिस वाले हैं कि नहीं, आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी चल रही है या नहीं, उनको वो रुतबा बहुत अच्छा लगा। ऊपर से आपके कंधे पे भारत स्तंभ लगा हुआ है तो भैया अशोक स्तंभ लगा हुआ है तो बोले फिर तो आप बहुत ही पावरफुल। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो रील देख के मत बनना। वो आपको रिजेक्ट कर देगी ना अगर यूपीएससी, तो वो जो रिजेक्शन है ना आपका, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आपकी परवरिश बच्चों की कैसे आप करेंगे उसमें दिखेगा, समाज को बिगाड़ेगा। कितने % नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके चैनल पर? जियोपॉलिटिक्स और देश विदेश की जो नीतियां हैं इतनी बोरिंग होती हैं कि अखबार पढ़ते वक्त इंसान सो जाता है। उसको आप कैसे कहानी में कन्वर्ट कर देते हैं, और मतलब इतने सिंपल तरीके से सिखाने के पीछे की का सीक्रेट इसके पीछे की। थोड़े दिन पहले जब रघुनाम राजन जी का मैं अभी जिक्र कर रहा था, वो इतने हम्बल थे व्यवहार में मेरे साथ कि वो मेरे साथ मेरी गाड़ी की सीट में पैरेलल बैठ करके घर तक गए कि मैं आपके साथ चलूं। जब आपको नॉलेज की भूख लगने लगती है तो बाकी भूख मर जाती है। किताबें पढ़ करके लोग नौकरी कर पाते। मैं अगर 4 पुस्तकें अपने सब्जेक्ट की पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ। फिर क्या कहेंगे इस देश को चलाने वाले उन राजनेताओं को जिन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की थी? कभी किसी नेता को आपने नकारात्मक बात बोलते सुना है? कभी नहीं। आप मिलिए कभी पर्सन, मेरा तो मिलना जुलना होता है बहुत से राजनेताओं से। आई डोंट नो, मुझे कहना चाहिए नहीं, हो सकता है ये वीडियो में भी ना जाए, पर आम जनता के मन में ये रहता है कि वो 5 साल में अपनी पूरी जिंदगी का पैसा कमा ले। वो व्यक्ति जो 5 साल में पैसा कमा रहा है ना, आप और हम उससे ज्यादा कमा चुके हैं। अब ये बात आप पब्लिक पे रिवील ना करें, मैं रिवील लूं। ऐसे ही सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप हल्के ना। किस तरीके का मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे और क्या बड़ा काम? कसम खा लें कि मैं पेपर लीक नहीं होने दूंगा, और पेपर लीक हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर आपके पास टाइम कम है, बहुत जरूरी 3 है। क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है आपको अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आपके सामने बैठना ही कोई सपनों से कम नहीं है। अरे बाप रे। और एक कोट है इस रूम में, डिसिप्लिन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, कंसिस्टेंसी इज व्हाट गेट्स यू रिजल्ट, एंड टुगेदर दे मेक सक्सेस इनविंसिबल। ये पता है, ये लाइन मैंने मेरे अंदर एक और स्टूडियो है उसके बाद खुद को याद दिलाने के लिए रखी हुई है। मैं अक्सर इस बात के लिए ट्रोल हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, कि आप लाइव क्लास में टाइम से नहीं आते। ओह। हाँ। और मेरे लिए ये बड़ा, मतलब एज ए टीचर हमेशा से बड़ा चैलेंजिंग रहा ये समझाना सामने वाले को कि मैं टाइम पर क्यों नहीं आ पाता। क्योंकि मेरे लिए आप खबर ब्रेक करने के लिए नहीं आ रहे हैं मेरे पास, आप आ रहे हैं कि मैं उस खबर पर विश्लेषण दे सकूं। टाइमिंग को अगर मैं ध्यान रख करके चलने लगा तो मैं बस खबर बताने वाला रह जाऊंगा जो न्यूज बहुत अच्छे से कर रही है। तो वो जो 7 बजे का पंच आ रहा है, 9 बजे के पंच आ रहा है, वो इतना ही कर पाएंगे। हम लोगों को जितना ज्यादा कंटेंट मिल सकता है वो आपको कम समय में देना है। तो मेरे लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पंक्चुअलिटी। और इसमें बड़ा डिबेट भी है बाय द वे, ऑब्वियसली, क्योंकि हम सभी पंक्चुअलिटी के लिए तैयारी करते हैं। आपको मैं इस बात में मैं बोलूंगा, पता नहीं, मैंने तो ओपनिंग रिमार्क में इतनी सारी बात बोल दी। आई एम सो सॉरी। पहले तो आप दोनों का स्वागत है मेरे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। चलो, एक अच्छा कन्वर्सेशन ओपन हो गया, तो इस बारे में मैं सबसे पहली लाइन पूरी कर देता हूँ। और वो ये है कि बहुत सारे लोग ना जीवन पर्यंत इस बात की बहस में घुस जाते हैं ज्यादा जरूरी क्या है, पंक्चुअलिटी। और पंक्चुअलिटी में भी ये कि 9 बजे मुझे खाना खाना है, 5 बजे मुझे उठना है, 7 बजे सोना है, ये, या फिर कंसिस्टेंसी। ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, पंक्चुअलिटी आपके अंदर डिसिप्लिन लाएगी, ये सच है। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट रखने में मदद करेगा, ये भी सच है। लेकिन समटाइम्स आपकी पंक्चुअलिटी आपकी कंसिस्टेंसी को हार्म कर सकती है, ये इनिशियल स्टेज में समझ में नहीं आएगा। मैं पुलिस में रहा हूं, पुलिसिंग की है, वहां पे टाइम का बहुत मैटर होता है। हम लोगों को सुबह दौड़ाने के लिए 5 बजे उठाते थे, तो मैं दौड़ने से ज्यादा तो वो प्लेन करने जाता था भारी शरीर के साथ ट्रैक को। तो शुरुआती दौर में ये हुआ कि जब हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ और उस ट्रेनिंग के दौरान
5 बजे आपको फील्ड में होना है अगर, और वहां जाकर के आपको परेड करनी है 1 2 1 जो 1 2 1 1 2 1 परेड चल रही है, बहुत देर तक ये समझ में नहीं आया कि कराते क्यों हो यार। एक तो ये बताओ 5 बजे क्यों कराते हो? अगर कराना है थोड़ा मौसम खुलने दो, आराम से आ जाएंगे। और फिर ये 1 2 1 1 2 1 करते करते 2 घंटे तक आप ये जो चक्कर कटवाते हो ग्राउंड में, जूते तुड़वाने का काम करवाते हो, करवाते क्यों हो? क्या मिलता है? हाँ, और पता है इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता था, अगर आपकी हारमोनी टूट गई, यदि किसी का पैर आगे निकल गया, किसी का पीछे छूट गया, तो फिर से वही दोबारा राउंड। पनिशमेंट इस बात का कि अब तुम अकेले बाहर आ जाओ, चलो दौड़ के आओ। तो बड़ा इरिटेटिंग होता था ये समझ पाना कि यार ये क्यों होता है। और आप में से भी बहुत से लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब 26 जनवरी के दिन हमारे परेड निकलती है, तो उस समय पर सब लोग एक से हेड पे, एक से फ्लैट पे, सब चल रहे होते हैं। आम जन के लिए बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन होता है, यार ये ऐसे क्यों करते हैं? पता है इसका आंसर क्या है? बहुत सी फोर्सेस, और विशेष रूप से फोर्सेस चलती ही टीम एफर्ट पे है। अकेला व्यक्ति बिल्कुल भी किसी मिशन को कामयाब नहीं कर सकता। वो फिल्में हैं कि धुरंधर में गया कोई जाकर के सारी तबाही मचा के आ गया, वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो टीम एफर्ट होता है, और टीम एफर्ट में कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके। और वो जो आप परेड होते हुए देखते हैं ना, वो पता क्या होता है, जब वो सिपाही कदम ताल चल रहा होता है, वो पड़ोसी के पैर देख रहा होता है। आपको वो आईज नहीं दिखती हैं, वो पैर देख रहा होता है, हाथ देख रहा होता है कि इसका हाथ इतना उठा है, मुझे भी इतना ही उठाना है, मेरा थंब नीचे हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, थंब तो ऊपर रखना था। ये जो सिंक्रोनाइज होती है ना चीजें, पता है कब काम आती हैं? जब आप मिशन पे होते हो। सो कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क के लिए सुबह उठा के ये सारी चीजें साथ में। तो आप देखिए, मतलब बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि क्यों होता है ऐसा। भाई क्यों सुबह सुबह दौड़ा रहे हो, क्यों एक साथ मिला रहे हो परेड? एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी था। अच्छा, आज आंसर मिल गया बैठते ही बिना पूछे। लिटरली वो परेड का सीन देख के इससे मिलता क्या है, एक जैसे ताल में चलना। अब आप सोचो, अगर आपने कभी कोई फिल्म देखी हो और उसमें देखा हो कि कई बार जो लीडर होता है वो इशारा कर रहा होता है, या और सब लोग उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। जब वो बोल रहा होता है, सब लोग सेट हो जाते हैं। क्यों? उनका ऑब्जर्वेशन स्किल इतना डेवलप हो चुका है। वो जो घंटों परेड करते हैं ना, वो ये समझ चुके हैं कि मेरा साथी अगर हल्का सा, आप सोचो टीम हेड जो कर रहा है, हमको वहां पे क्या सिखाया जाता है कि आपकी पूरी एक यूनिट अगर परेड कर रही है, उसके आगे खड़ा हुआ व्यक्ति जब परेड करते समय हल्का सा स्लो हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा पूरा स्लो हो गया पीछे, पूरी टीम पीछे तक। अचानक स्पीड पर इतना कंट्रोल, और आपके बीच की डिस्टेंस, आपके साइड की डिस्टेंस वो बरकरार है। नॉर्मली अगर एक भीड़ को खड़ा कर दे और पहले दिन कराएं तो भिड़ के गिर जाएंगे। भिड़ के गिर जाएंगे। तो हार्मोनाइज होता है, ये सिंक्रोनाइज होता है ना। तो आते हैं वापस जो इस टाइम पर जो अपन लाइन लिखी थी, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी एक समय पर, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए वो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें पंक्चुअलिटी का रोल हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये माना हुआ है कि मुझे इतने वीडियो पर डे करने ही हैं। तो मैंने अपने आप को उस तरह से बांध दिया है कि मेरी वो डिसिप्लिन है। तो मेरी डिसिप्लिन कहां से आ रही है? इतने वीडियो से, नंबर्स में से आ रही है, रादर देन टाइम से। सर, आपने कहा कि लोग आपको ट्रोल करते हैं कि आप टाइम पे नहीं आते हैं। आप जैसे इतने विख्यात टीचर और इतने अच्छे व्यक्ति ट्रोल हो जाते हैं। सर, आपको पता है ट्रोल क्या है? मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ। ट्रोल्स क्या है ना, ये शब्द थोड़ा वियर्ड लगता है कि ट्रोल कर रहा है कोई आपको। असल में वो आपसे डिससेटिस्फाइड है, वो गुस्सा है आपसे, वो आपको जैसा वो चाहता है वो वैसे देखना चाहता है। वो व्यक्ति कौन है? मतलब चलो उसको आंसर करते हैं, हु इज ट्रोल एक्चुअली। वो व्यक्ति है जो अपने नजरिए से आपको देखना चाहता है। जैसे, और वो नजरिया अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आप जिस अटायर में अभी हैं, हो सकता है कि मैम को आप ऐसे पसंद हो, किसी थर्ड व्यक्ति को आप ऐसे पसंद ना हो। वो हो सकता है इसी बात पर आपके मजे लेना शुरू करे। आप समझ रहे हैं? मैं पूरे टाइम स्लीपर्स पहन के चलता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे कि यार तुम तो यूनिफॉर्म में रह के आए हो, शूज का पता होना चाहिए, शूज जरूरी होते हैं, लेकिन तुम स्लीपर में घूम रहे हो। तो क्या है ना कि आपको जिसको अपने नजरिए से देखना है, आप उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हो। दैट बिकम्स ट्रोल्स। जब उनका डिससेटिस्फैक्शन एक लेवल क्रॉस करने लगता है, वो आपको अपशब्द कहने लगते हैं, पर्सनल टिप्पणी करने लगते हैं आपको। आप लेकिन चाहते तो वो यही है ना कि आप हमारी तरह रहो। तो क्या आप सबके हिसाब से रहने लगोगे? आंसर है नहीं। तो फिर आप उन ट्रोल्स को आंसर करते हो। मैंने कुछ दिन पहले एक आंसर किया, तो ट्रोल्स को आंसर होता है। प्लीज। सही। अगला क्वेश्चन। सो सर, जैसे ये बात हो रही है कि आप सिविल सर्विसेज में रहे हैं,
आप इतने ऊंचे पद तक पहुंचे हैं जहां बहुत सारी मेहनत करके लोग पहुंचते हैं, तो आपके मन में उसे छोड़कर आई वुड से यूट्यूब की अनिश्चित दुनिया, बिकॉज अनिश्चित है ही, ठीक है, सो उस पे कदम रखने के बारे में आपने कैसे सोचा? मतलब उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि लोग पूरी जिंदगी लगाकर वहां पहुंचते हैं, बहुत सारी मेहनत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, है ना। ये वैसा सवाल है जो और ये आसान फैसला नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि सरकारी नौकरी छोड़ना, लोग पियोन की जॉब नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि छोटी सी जॉब। जिले को हेड कर रहा था, मतलब मेरे पास पूरा जो आबकारी था जयपुर के अंदर, लिकर की जो कंट्रोलिंग है वो हमारे हाथ में थी। और वो जब होती तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके पास 80 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप हैं और सब चीजें आपको मिल रही हैं जैसा आप चाह रहे हो, सोशल रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, सब कुछ है। तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी है। मैं मतलब हमारा समय भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन मैं आंसर डिटेल में दूंगा क्योंकि आप हम दोनों टीचर हैं, समझ पाएंगे इस चीज को। तो इसकी कहानी शुरू होती है थोड़ा पीछे से, और वो ये कि इस तरह के जब आप हार्ड फैसले लेते हो तो लेने के पीछे आपकी प्रिपरेशन क्या है। जनरली जब मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं, हम भी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन बहुत सारे लेवल पर लोगों के दिमाग में है, तो मैं बोलता हूँ 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जीवन में। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। आपके डिसीजन को, कोई सा भी डिसीजन, लेट्स से आज आप दिल्ली तक आए पंचकुला से चल के, तो इस पूरी यात्रा में 2 तरह की चीजें थी हमेशा। एक वो कि यार चलना क्यों चाहिए। अगर सोचिए कि मैं आपकी तरफ, अपनी तरफ से रेस्पॉन्स आपको बहुत डल देता, मेरी टीम आपको अनसर्टेन जवाब देती, हो सकता है आप रास्ते में कहीं और पलट के किसी और के साथ मिलने चले जाते, है ना। पुल फैक्टर। पुश क्या था? आपके अंदर का ये जील कि यार कुछ तो बात होगी, ऐसी बात होगी, व्यूज कितने आएंगे छोड़ो वो बात, हम आपस में मिलेंगे, कुछ सीखेंगे, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होगा, थॉट होगा। अगर कुछ एनर्जी उनमें है तो हम में आएगी, हम में हमारी एनर्जी उसमें जाएगी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कोई मुझसे कई बार बहुत लोग, सारे लोग कहते हैं कि यार हमें ना आपके इंटरव्यूज के जो व्यू आते हैं वो कम आते हैं, आपके इंडिविजुअल सेशंस में मिलियंस में व्यू आते हैं, तो भी आप क्यों करते हैं? तो मैं उनको अपने अंदर का लालच नहीं बता पाता कि यार मेरा लालच है ना वो एनर्जी लेना है। जब वो लोग आते हैं तो कुछ पर्सपेक्टिव देते हैं। तो कट टू दी शॉर्ट, फिर से आता हूं मेन मुद्दे पे, कि जब इस तरह के फैसले आप जब लेते हैं तो पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं। पुश पुल फैक्टर लोगों की लाइफ में होते नहीं है। समटाइम्स कुछ लोगों के में पुश फैक्टर होता है कि जॉब छोड़नी है बस। हाँ, भैया क्या करोगे उस तरफ जाके? मतलब छोड़ दी तो आगे क्या है आपके लिए? तो आंसर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है से मतलब हाँ यार पढ़ा लेंगे यार, सुनो यार जमीन है खेती कर लेंगे यार। नहीं। मैंने जब जॉब छोड़ी, मैं इसलिए इस बात को बहुत अपफ्रंट होके बोलता हूं, मैंने जब जॉब छोड़ी मेरी खुद की कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी। अच्छा, मेरे पास उस समय भी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे, हम अच्छा टर्नओवर कर रहे थे, तो मेरे लिए वो क्राइसिस नहीं था कि इसके बाद क्या करूंगा। मेरे लिए ये क्राइसिस था कि मैं समय प्रबंधन कैसे कर पा रहा हूं और अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे दूसरी तरफ बहुत ग्रीन बाग दिख रहा था। तो ये बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है। और उन लोगों के लिए जो गलती से ये ना सोचा कि नौकरी छोड़ने के बाद सब कुछ ग्लैमरस होता है, नहीं, मेरी लाइफ पहले से अच्छी थी। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ी थी। हाँ। बैंक से बैंकिंग सेक्टर में 16 साल जॉब करके इन्होंने छुड़ाई थी मेरी जॉब। एग्जैक्टली क्योंकि मुद्दा ये था तो कुछ करना है समाज के लिए। हाँ, ये मुद्दा था मेन। मतलब सर समाज भी नहीं, आप इसको ऐसे करिए कि मैम अगर अपने आप में वो नहीं होती, काम में बहुत अच्छी नहीं होती, या एक निश्चित करियर नहीं होता इनका, तो शायद आपको ये पुल नहीं मिलता। बिल्कुल। हमने भी पहले सेफ गार्ड किया इस चीज को, दैट दिस इज वर्किंग वेल, एंड अगर इसमें हम दोनों साथ में करेंगे तो हम इसको हाइट्स तक पहुंचा सकते हैं। देन वी टुक दिस डिसीजन एंड आई गेस वी टुक 2 years। हाँ सर, एक बात और, जब आपने जॉब छोड़ा तो ये मेरा जवाब क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मेरी बेटी एडी का है कि उनके माता पिता ने उनको क्या बोला। देखिए, मैं जिस परवरिश से बड़ा हुआ हूँ, मेरे फादर के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ऊपर थी। मैं जिस समाज से आता हूँ वहां पे आप कितने करोड़ रुपए कमाते हैं वो काउंट में नहीं आता है। उनके में आता है कि आपके लिए 2 पुलिस वाले हैं कि नहीं, आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी चल रही है या नहीं। उनको वो रुतबा बहुत अच्छा लगता था। ऊपर से आपके कंधे पे भारत स्तंभ लगा हुआ है तो भैया अशोक स्तंभ लगा हुआ है तो बोले फिर तो आप बहुत ही पावरफुल। वास्तविकता में क्या है कि हमने ना चीजों को देख देख करके अपने अंदर पिक्चराइज कर लिया। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो रील देख के मत बनो। ये बोला है आपने बहुत बार। गाड़ी टाएं टाएं जा रही है, सायरन बज रहे हैं, आप इनसे मत इंस्पायर हो। वो व्यक्ति असल में एंजॉय कर रहा है या नहीं, आप उससे जाके पूछो। ये 1 दिन का किक हो सकता है, 2 दिन का, महीने भर का, साल भर का। आपको नौकरी 30-35 साल करनी है। हर दिन आपको वो चीज मोटिवेट नहीं करेगी। मैं इरिटेट होने लगा था इस चीज से।
कि आपको बेकार लगता था? हाँ, मेरे घर पे रोज मुझे रिसीव करने के लिए मेरा स्टाफ आ रहा है, मुझे अंदर ह्यूमनली फील नहीं आता था कि यार आप भी तो ऑफिस आते हो, आप अपने ऑफिस में, मैं आ जाऊंगा ना। नहीं साहब मेरी ड्यूटी है, आपका ड्राइवर हूं मैं। नहीं साहब मैं आपका गार्ड हूं। मैंने कहा भाई मेरे को कोई नहीं मार रहा। वो गनमैन लेकर के सब, जय हिंद साहब, अच्छा है, कस्टम है, ये सब होने भी चाहिए, सब, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। पर धीरे धीरे क्या है, वही चीज, जैसे बहुत बार कहते हैं ना कि महिलाओं को आभूषण पहनाना, लोग धीरे धीरे महिलाओं से ज्यादा अपनी शान में करना शुरू करते हैं कि हमारी वो कितना गोल्ड पहनती है साहब, उससे बताएंगे बहू हमारी कितनी पैसे वाली, हम अपनी प्रतिष्ठा में जोड़ लेते हैं। तो पदों पर मिलने वाली जितनी भी लग्जरी है ना, वो उस पद को ग्लोरीफाई करने के लिए होती है रादर देन आपको। फिर क्या होता है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि सोने की बेड़ी जो है तो बेड़ी ना, वो आपको कुछ चीजों से रोक रही है। आप करें नहीं तो गोल्ड की बनी है, रोक रही है भाई। मेरा ये जो पद है, जिस पद पे मैं बैठ करके बात कर रहा हूं, इसकी अपनी मर्यादा है। सबसे बड़ी मर्यादा है कि मैं चाय नहीं पी सकता खड़े होकर रोड पे। क्यों? क्योंकि आपको देखा इस नजरिए से जा रहा है। कहीं पुलिस खड़ी हो जाती है तो लोगों में डर खड़ा हो जाता है, यार ये क्या करने आए। सो कैन वी से कि जैसे आपका जो व्यक्तित्व है वो शायद शुरू से ऐसा नहीं रहा हो जिसमें वो लोगों पर अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करे। मैं पावर नहीं चाहता, मैं दिल जीतना चाहता। दिल जीतना चाहता। तो इट्स अबाउट द सेटिस्फैक्शन। यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट काइंड ऑफ रोल जो लोगों को दिखता है। हाँ, मतलब मेरे को वो नहीं चाहिए था कि आप मुझे इस गाड़ी में देख के खुश मत रहो ना, इन पर्सन आके मिलो ना। एग्जैक्टली। मैं अपनी वर्दी को साथ में रख के चलता था कि सादा वर्दी में रहोगे डरोगे नहीं तुम मुझसे। और ये बात सच है, अगर हम किसी को पुलिस ऑफिसर को उनकी वर्दी में देखते हैं, घर में अगर कांस्टेबल आके घंटी बजा दे तो धड़कने तेज होने लगती है, पता नहीं यार क्या हो गया। चाहे आपका पासपोर्ट के लिए आया होगी, सर वो पासपोर्ट आ गया आपका। वो जो फियर है ना कि पता नहीं पुलिस बहुत खराब, पुलिस बहुत अच्छी होती है तो अपने जैसे ही लोग ना। और सोसाइटी वाले, बगल अगल वाले भी पूछने लगे तुम्हारे पुलिस क्यों आई थी। ये मेरे फादर के साथ था। मेरे फादर को मेरे को वर्दी में देख के जो खुशी हुई इस बात की थी, बढ़िया है। उनको ये था अब सही है सब कुछ। मैंने कहा भैया अब ज्यादा बुरा है, आपको बस नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब वो ज्यादा खुश होंगे कि आप अपने जैसे हजारों, सर वो पहले भी बना रहा था, अशोक स्तंभ वाले खड़े कर दिए। नहीं वो पहले भी बना रहा था। पॉइंट यही है, जैसे आपकी बच्ची का जो सवाल है ना, पेरेंट्स ने कुछ कहा या नहीं कहा, तो मैंने उन्हें कन्विंस किया इस बात के लिए कि देखिए ये सारे प्लस हैं और ये सारे माइनसेस हैं, कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो इसके ये माइनस मिलेंगे। क्या क्या माइनस मिलेंगे आपको? हो सकता है सोशल एक्सेप्टेंस एक पल के लिए कम लगे कि यार लड़का वर्दी में था, हमारा फोन पे काम सारे हो जाते थे। उन लोगों को बड़ा ठरका होता है इस बात का कि हमारा बेटा है, तो उस बात का अच्छी बात, चलो ठीक है। लेकिन अब इसको रिवर्स करते हैं कि क्या मैं जी पा रहा हूं, क्या मैं मेरी मर्जी कर पा रहा हूं, क्या मैं घूम पा रहा हूं, क्या मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा हूं, क्या मैं जो करना चाह रहा हूं वो कर पा रहा हूं? सबके आंसर अगर ना 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 में है, फिर मैंने कहा क्या चाहते हो, फिर मैं क्या जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे इस पद पे जब मैं नहीं था तब भी कोई था, मैं नहीं होऊंगा तब भी कोई होगा। मैं अगर अंकित अवस्थी बनकर मर जाऊं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि आप लोगों पर राज नहीं करना चाहते थे, आप लोगों के दिलों पर मैम एक्चुअली मतलब ये बिल्कुल वैसी चीज है ना। क्या है कि हम जब टीचर होते हैं ना, तो टीचर को एक्सेप्टेंस पसंद होता है कि तुझे मैंने पढ़ाया, समझ में आया। जब वो बोलते हैं ना हाँ आया, वो जो सुकून है ना, वो आपको खाने से नहीं मिलेगा, पावर से नहीं मिलेगा। आपको लगे कि मेरे डर के मारे वो धूज रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है भाई वो। नहीं, ये बात फैक्ट है। जब मैं भी पढ़ाती हूँ तो मेरे मन में ये रहता है कि लाख लोग देखें या 10,000 लोग देखें, अगर एक को भी मैं समझा पाई जो मैं समझाना चाह रही हूँ और उसको सेटिस्फैक्शन मिली, उसका डाउट क्लियर हुआ, तो मैं इसका एक बहुत अच्छा लिटमस टेस्ट दूंगा, काम हो गया। लिटमस टेस्ट देता हूँ, आप इससे एग्री करेंगी बीइंग ए टीचर। हम लोग क्लास के बाद बैंक बैलेंस चेक नहीं करते, कमेंट्स चेक करते हैं। बिल्कुल। मुझे लिटरली किसी ने उस दिन पूछा आपके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मैंने कहा बहुत टाइम से देखा नहीं। 16.9 मिलियन थे, मैं देख के बताती हूँ। लिटरली क्या देखते हैं हम? अच्छा इसको ये अच्छा नहीं लगा, हाँ इनको ये चाहिए, तो वी नोट डाउन की नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। कितने % नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके चैनल पर? सर मेरी ऑडियंस जो है ना 30 साल से ऊपर की 60-70% ऑडियंस है, तो वो बहुत मेजर मैच्योर लोग इतने हैं
कि वो कमेंट करने में भी उन्हें जोर आता है कि छोड़ने का सब्सक्राइब करना भी छोड़ा है, मैं नहीं करे सर। देखेंगे रोज देखेंगे। अरे सर हमारा रिकरिंग अगर आप देखेंगे तो 60-70% लोग ऐसे जो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं और वो अपनी चर्चा में उसे शामिल करते हैं। जब बैठते हैं लोगों से बात करते हैं तो सर ने ऐसा बताया, मैंने उनसे ये सीखा, सब बताते हैं, बट वो कमेंट नहीं करते। मुझे तो ये तक लगता है कि ऐसे लोग भी होंगे जिनको बिना आपके वीडियोस देखे नींद नहीं आती। अरे ये कमेंट आता था तो शुरुआत में मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि मेरा और नींद का क्या कनेक्ट है भाई। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, लोग ना पेट भरने के लिए नहीं खाते, वो खाना दिमाग के लिए भी खाते हैं, क्योंकि ब्रेन जब कहता है कि मेरा पेट भर गया तब पेट भरता है। अदरवाइज दिमाग को हटा दो, सेंस को हटा दो तो पेट भरने का सेंस भी खत्म हो जाएगा। लोग नॉलेज भी ना इस सेंस से लेते हैं कि आज का हो गया, कि आज मुझे ये चीज नहीं पता चली। स्पीकिंग ऑफ नींद, जियोपॉलिटिक्स और देश विदेश की जो नीतियां हैं इतनी बोरिंग होती हैं कि अखबार पढ़ते वक्त इंसान सो जाता है। उसको आप कैसे कहानी में कन्वर्ट कर देते हैं, और मतलब इतने सिंपल तरीके से सिखाने के पीछे की कहानी सुनाता हूं, इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए 1 साल मांग के घर वालों से निकला था। मैं पहले से काम कर रहा था, बीच में ब्रेक लेके बोला कि यार मुझे ना तैयारी करनी है, 1 साल मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ना है, मुझे पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, और सब्जेक्ट बोरिंग हो गया, एक ही चीज बार बार कर रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। इस बात में मेरी वाइफ का बहुत मैं रोल मानता हूं कि उसने उस समय ये कहा ठीक है, अदरवाइज वो ये कहती नहीं यार लाइफ सेटल चल रही है, सब कुछ सही है, तुम्हें चाहिए क्या, मतलब सब कुछ तो ठीक है। लेकिन उन्होंने इस बात में सबके एक कंसेंसस बन करके आया कि चलिए तुम ये करना चाहते हो कर लो, पेरेंट्स ने वगैरह सबने। तो मैंने एक अच्छी खासी स्टेबल लाइफ छोड़ी और फिर मैं प्रिपरेशन में उतरा। जिस समय मैं प्रिपरेशन में गया उस समय मैं खुद मैरिड था, बच्ची थी मेरे, तो वेल सेटल्ड लाइफ थी, सब कुछ ठीक था। और वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जो मुझे आज यूट्यूब से डराता नहीं है। यूट्यूब तो अब आया है मेरी लाइफ में। मैं 2016 की बात आपसे कर रहा हूं। आप यकीन मानेंगे मैंने 10,000 रुपए महीने में अपना पूरा महीना काटा है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कमेंट सुन के ये कहें कि अरे साहब 10,000 भी किसको मिलता है। भाई मेरे को मिलते थे यार, उसमें लाखों रुपए की तनख्वाह थी मेरी। 10 डिजिट मतलब 7 डिजिट्स में मैं टैक्स भरता था उस समय। जब मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, घर में गाड़ी, ड्राइवर, नौकर सब है मेरे पास, जो होने चाहिए, जो एक जीवन चाहिए आपको, वो था मेरा। तब भी उसे छोड़ के आपने। पर मैं जब वहां से, ये तो इस तरह से शुरू होता है ना, कहां से कहां आए। तो बड़ा सवाल ये भी बनता है कि 10,000 रुपए में जयपुर जैसे शहर में आप कैसे समय काट लोगे। भाई मैं खुद मेरा खाना बनाना शुरू किया, शेयरिंग घर में रहा। मुझे ये करना इसलिए था ताकि मैं एक बार के लिए, जैसे कहते हैं ना महात्मा गांधी जी ने अपने साथ सत्य के साथ प्रयोग किए, मैं महात्मा गांधी जी से कुछ और सीखा हूं ना सीखा हूं, लेकिन ये कि आपकी अपनी लिमिट क्या है ये तो चेक कर लो। मैं अपनी लिमिट चेक करने उतरा और वो लिमिट ये थी कि क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं। जवाब था यस। क्या इस सर्वाइवल के साथ साथ मैं कुछ अचीव कर सकता हूं? यस, आंसर था यस। क्या मैं इस पूरी घटना से सेटिस्फाई हुआ? इतना कि आज मेरा डर खत्म हो गया। क्या डर खत्म हो गया? कि कल को अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा, कल को अगर यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा। भाई मैं समोसे की दुकान खोल लूंगा, मैं गोलगप्पे बेच लूंगा, मुझे ये टेंशन ही नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके पास बैंक बैलेंस है फिर भी आप उससे हेल्प नहीं ले रहे हैं। मैम बैंक बैलेंस कुछ है ही नहीं, दे आर जस्ट ए नंबर। एग्जैक्टली। मैं आप अच्छा मुझे ये बताइए मतलब कि उन दिनों में, सॉरी टू इंटरप्ट, उन दिनों में आपने अपने आप को तलाशा है, इतना तलाश लिया मुझे कि जब जब मुझे ये फैसला लेना होता है कि मैं ये हार्ड फैसला ले रहा हूँ, इसका क्या होगा। मैं जब यहाँ सेटल हुआ दिल्ली आकर के, नोएडा आया, कुछ दिन पहले ही आया था मैं, तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि यार करने कुछ तो चल रहे हैं, क्या करेंगे पता नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे हमने कहा तजुर्बा होगा, और तजुर्बा इतना अच्छा होगा, 4 नए लोग मिलेंगे जीवन में। लर्निंग, भगत सिंह जी को जब फांसी हो रही थी ना, जब अनाउंसमेंट था, जब उनको लेके जा रहे थे, उस समय भी वो एक किताब पढ़ रहे थे। ओह गॉड, आप समझ रहे हैं क्या बात है। दुनिया के जितने भी बहुत अच्छा चर्चित किस्सा है, अमेरिकी राष्ट्रपति मिलने आए थे इनसे, माओ जेडोंग से, चाइना। तो माओ जेडोंग से मिलने आना अपने आप में एक बड़ी बात थी, मतलब कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति खुद चल के आ रहे हैं माओ जेडोंग से मिलने, चाइना के वो व्यक्ति जिसके नाम पर माओवाद पड़ा, तो वो उनसे मिलने आ रहे थे। तो कहते हैं कि इंतजार कराया गया राष्ट्रपति को माओ जेडोंग के द्वारा। किस बात का? माओ पढ़ रहे थे, कहा कि उनका एक चैप्टर खत्म होने वाला है, वो उसमें अटक गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं लाइब्रेरी से।
माओ के घर में बोले पूरी तरह से लाइब्रेरी बनी हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको नॉलेज की भूख लगने लगती है ना, तो बाकी भूख मर जाती है। और मुझे आज भी ये समझ में आता है कि जिस दिन मैं नया सीखना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझको ये कितने व्यू आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मैं अंबानी अभी भी नहीं बन सकता मैं शाहरुख खान अभी भी नहीं बन सकता। मैं क्यों, मतलब ना तो मुझे उस तरफ ग्लैमर में जाना, ना मुझे पैसे में इतना कमाना, मेरा घर चल जाए, मेरे को सीखना है। सर मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, सफल व्यक्ति वो नहीं है जो हजारों करोड़ कमा ले। सफल व्यक्ति बल्कि वो है जो ये सोचे कि मैं आज कुछ करूं तो मैं कर जाऊंगा, कर सकता हूं, ये दृढ़ विश्वास हो। इसको एक लाइन और देते हैं, सफलता क्या है ये बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति पर लागू हो सकती है जी। कल आप जहां थे, क्या आप उससे आज आगे हैं? आंसर है यदि यस में है तो आप सफल हैं। लेकिन कल आप स्कूटर में चल रहे थे, आज मारुति में चलते हैं, सफल हैं आप। सफलता भौतिकता से जब तक नापी जा रही है तो मैस्लो की हायरार्की में आप थर्ड पेज तक आ गए। क्या ठीक है, रोटी कपड़ा मकान इन सब की व्यवस्था हो गई, ठीक हो गया यहां तक। इससे आगे सफलता यहां से शुरू होती है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान से आगे आप 2 रोटी खा रहे थे, आज 10 नहीं खाने लगोगे। कपड़े में जो पहन रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्या पहन लोगे? लुई विटो पहनने लगोगे, गुची पहनने लगोगे, क्या कर लोगे? इसमें आप ज्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे। फिर यहीं से चलता है। एक बहुत अच्छा वाक्य देता हूं मैं आपको। अरस्तु और सुकरात के बारे में कहते हैं। अरस्तु मृत्युशैया पर थे और सुकरात उनके चरण दबाते हुए पूछ रहे थे कि आप जा रहे हैं, गुरु जी थे उनके वो, कि आपने इतना ज्ञान लिया है, जाते जाते कुछ तो ज्ञान दे जाओ। मतलब क्या ऐसा, जैसे कहते हैं ना भगवान राम ने लक्ष्मण को लक्ष्मण को ज्ञान लेने भेजा रावण से कि जाओ लेकर के आओ। तो इस तरह से समझो कि उस समय अरस्तु से सुकरात पूछ रहे हैं। उल्टा चेक कर लेना कौन किसका शिष्य था, सुकरात या अरस्तु, में नाम कई बार कंफ्यूज कर जाता हूं। गुरु शिष्य थे ये दोनों, ठीक है। तो जवाब ये था कि मुझे जाते जाते ये ज्ञान हो गया है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान असीम है। असीम है। आप समझ गए? अब इसको मैं कट टू द पॉइंट रिलेट करता हूं। मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूं और जब पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूं तो इस बात में बहुत रिजेम्बलेंस पाता हूं। थोड़े दिन पहले जब रघुनाम राजन जी का मैं भी जिक्र कर रहा था, वो इतने हम्बल थे व्यवहार में मेरे साथ कि वो मेरे साथ मेरी गाड़ी की सीट में पैरेलल बैठ करके घर तक गए कि मैं आपके साथ चलूं। अब ये बात ऐसी है कि किसी को, थर्ड व्यक्ति को जब आप ये बात बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये अमीर लोग बनावटी बातें करते होंगे। नहीं, वो टाइम से पहले शूट में थे, बिना कोई सिक्योरिटी, कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं। मेरे दिमाग में तो वो चल रहा था ना कि भाई देश की नीति बनाने वाले गवर्नर है, नोट पे नाम चलता है इनका, इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो व्यक्ति आपके सामने इतने डाउन टू अर्थ बैठे। तो मैंने उनसे लास्ट में जाते समय यही पूछा, मैंने कहा सर कि क्या है लाइफ से, मतलब क्या बनना चाहते हो आप? अभी भी आप टीचर ही हो, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं यूएस के अंदर। बोले अगर आपके जीवन ने किसी व्यक्ति पर या किसी समाज पर, किसी क्षेत्र पर, किसी देश पर इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया तो जीवन की सार्थकता नहीं है। ये उनके शब्द थे। कुछ इंपैक्ट क्रिएटिंग हो जाए, बस इतना ही है। मैं ये समझ पा रहा हूं सर कि आपका और कंचन मैडम का बहुत कुछ मैच कर रहा है। जैसे अभी ज्ञान की बात, टीचर कनेक्ट कंचन मैम इंग्लिश कनेक्ट। जैसे आपने कहा कि ज्ञान जो है, जब लास्ट तक जाने वाले थे तब भी उन्हें लगा कि मुझे ज्ञान इतना भी प्राप्त नहीं हो गया है। अभी जब मैं आपके पास आने से पहले मैं सोच रहा था कि चूंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा ज्ञानी। अरे सर नहीं हो, यही तो मैंने इतनी देर से समझाया कि ज्ञान नहीं है। मैं डर रहा था, मैं सोच रहा था आप मुझे 5 मिनट भी टाइम देंगे। अरे सर शर्मिंदा ना करें, आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए अगेन इस बात को ऐड करते हैं, अगर ज्ञान किताबी है, ये मिथ है। किताबें पढ़ करके लोग नौकरी कर पाते हैं। मैं अगर 4 पुस्तकें अपने सब्जेक्ट की पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हो गया। फिर क्या कहेंगे इस देश को चलाने वाले उन राजनेताओं को जिन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की थी? तजुर्बा जो कीमत लाता है ना साहब, बार बार मैंने तजुर्बे की बात इसीलिए की है कि तजुर्बा कीमत लाता है। आप कितने लोगों से मिले, कितनों की पीड़ा समझे, कितना तरीके से आपने चीजों को कम्युनिकेट किया, ये तजुर्बा सिखाता है। राजनेताओं के प्रति मेरे मन में जो सबसे सर्वोच्च भाव है वो इस बात का
कि उनसे सकारात्मक कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। 5 साल के लिए पद में आना है, कोई पता नहीं है सरकार आएगी या नहीं आएगी, 5 साल बाद क्या होगा, आखिरी साल में जाकर फिर से वही सेम चीज दोहरानी है, नहीं पता है क्या होगा। इंटरेस्टिंगली जब आप पद पे हो और नहीं भी हो, आपको पूरे टाइम सकारात्मक रहना है। कभी किसी नेता को आपने नकारात्मक बात बोलते सुना है? कभी नहीं। आप मिलिए कभी पर्सन, मेरा तो मिलना जुलना होता है बहुत से राजनेताओं से, मैं देखता हूं कि वो पूरे टाइम सकारात्मक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे कहना चाहिए, नहीं हो सकता ये वीडियो में भी ना जाए, बट आम जनता के मन में ये रहता है कि वो 5 साल में अपनी पूरी जिंदगी का पैसा कमा लेते हैं। मैम एक बात बताइए, चलिए मैं आपको रिवर्स देता हूँ। वो व्यक्ति जो 5 साल में पैसा कमा रहा है ना, आप और हम उससे ज्यादा कमा चुके। अब ये बात आप पब्लिक पे रिवील ना करें, मैं रिवील लूं। ठीक है मैम, असल में वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो फिल्मों में दिखा दिया ना, आप समझिए फिल्मों में दिखा देते हैं कि साहब 100 करोड़ 1000 करोड़, नहीं। आधे से ज्यादा विधायक बेचारे ऐसे हैं जो पूरे विधायक निधि का पैसा भी अगर कमीशन बाजी में खा के निकले तो 10 करोड़ रुपए नहीं बचा पाएंगे। मतलब ये देखा, पूरा विधायक निधि खा गए साहब हमारे विधायक जी। तो राजस्थान में हमारे 25 करोड़ विधायक निधि 5 साल की, 15 करोड़ के काम कर दिए, 10 करोड़ खा गए, ये मान के चलो, 2-4 के ट्रांसफर करा दिए। अगर 5 साल में अगर व्यक्ति जो इतनी दृढ़ता के साथ जनता की सेवा किया, इतना काम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करप्शन को एंडोर्स कर रहा हूं, मैं आपके उस बात का जवाब दे रहा हूं कि उन्होंने सारी पीढ़ियों के लिए कमा लिया, कतई नहीं। वो इतनी मेहनत अगर अपनी दुकान चाहे खाद बीज की खोल के काम करता ना मैम, और इतने लोगों से मिलता जितना वो आज मिलता है, तो ज्यादा कमा लेता। तो ये मिथ है, मिथ है मैम। कुछ करप्ट हैं लोग जिन्होंने देश के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं करी, राज्य के साथ करी, लेकिन आप, ये वैसी वाली बात है, क्या पुलिस पूरी तरह से चोर है? नहीं। पुलिस चोर होगी मैम तो आप सो नहीं पाएंगे घर में। आज एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा है ना, आप शांति से सो पा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमें अंकित अवस्थी सर को सुनना चाहिए, मूवीज से इतना इंस्पायर नहीं होना चाहिए। हमारा तो नाम ही इसलिए हमने अंकित इंस्पायर इंडिया रखा हुआ है। मुझे लगता है सर कि संडेज को अक्सर महिलाएं मूवीज देखती हैं, ये भी देखती है कभी कभी। सो अगर सर आपको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले, चूंकि आप जियो पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट को आप हेड करना चाहेंगे? कौन से किस तरीके का मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे और क्या बड़ा काम करेंगे? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहले तो इस चीज के लिए सकारात्मक आपने मुझे ऊर्जा पहुंचाई कि आप मंत्री बनते हैं, तो क्या होगा, हाँ, फीलिंग प्राउड, थैंक यू सो मच। देश का भला होगा। आपसे मैं पूछता हूँ कि आपके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसे आप अपने शरीर से अलग करना चाहते हैं? नाखून। अंग नहीं है वो एक्सक्रीटा है, वो आपका हिस्सा है नहीं, वो टेक्निकली नहीं है, वो डेड है। वो नहीं, ऑफ कोर्स। अंग की परिभाषा बायोलॉजी में वो है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं कहूँगा सर छोड़ो ना, ये क्या ही काम आएगी, छोड़ देते हैं ना, इसको हटा दो ना यार। नहीं सर, ग्रिप नहीं बनेगी सर। सर 2 हाथ हैं, क्या करोगे, 1 हटा देते हैं ना। सर 2 कान है, 1 हटा लेते हैं ना। सर नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। ऐसे ही सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप हल्के में नाप लें। आप जिन डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं जानते, अगर वो भी काम करना बंद कर दें तो आपको देश की व्यवस्था में दिक्कतें दिखना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। विभाग कभी महत्वपूर्ण नहीं होते, जब उनको निभाया गया तो कितनी ईमानदारी से निभाया गया, ये महत्वपूर्ण होता है। फर्ज करिए कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया भारत का, आप कौन से बड़े 3 चीजें लागू करेंगे? देखिए, क्योंकि इतनी ज्यादा सुर्खियां रह चुकी हैं और हर कोई व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर वाला सवाल दिमाग में लेके चलता ही है कि पढ़ाने वाले टीचर हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर ही बन जाएंगे। इस देश में टीचर प्रधानमंत्री भी बने हैं, इस देश के अंदर टीचर बहुत सारे पदों पर हैं। मतलब आज जब गवर्नर की बात कर रहा हूं तो वो भी टीचर ही हैं, है ना। तो पॉइंट ये, चलो एजुकेशन मिनिस्टर भी हम एक बार के लिए मानकर चलें। अल्टीमेटली एजुकेशन से आपको क्या चाहिए? मैं आपसे वो बात नहीं करूंगा मेरे आते पेपर लीक नहीं होगा साहब, मैं लीक प्रूफ व्यवस्था बना दूंगा। मिनिस्टर तब भी नहीं कर सकता कुछ अगर आज हमारे मिनिस्टर खुद उठ करके कसम खा लें कि मैं पेपर लीक नहीं होने दूंगा। आप 5 लोग मिल गए कि पेपर लीक करना है, क्या कर लोगे साहब? अंदर से एक सेंटर है मान लीजिए, आज मैंने ये ठान लिया कि क्या होगा, जेल ही तो होगी। मिनिस्टर का मुझे वचन तोड़ना है क्योंकि मिनिस्टर ने कसम खाई है कि पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा कि आज मुझे इन साहब का इस्तीफा करवाना है। बोले क्या करें? 10 लोगों ने एकदम अटैकिंग ग्रुप बनाया, किसी सेंटर पे पहुंचे, स्ट्रांग रूम तोड़ा, पेपर बाहर निकाल करके सोशल मीडिया पे डाल दिए। लो जी मिनिस्टर जी 2 इस्तीफा। अपराधी कर क्या रहा है?
चाक चौबंद व्यवस्था को ऐसे ही तो चैलेंज कर रहा है। तो मैं ये आपसे बयान दूं कि नहीं साहब मैं ऐसा कर दूंगा कि लीक प्रूफ हो जाएगा, ये तो आपका इंटेंट क्लियर है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो सारी की सारी टीम वैसे ही काम करने लग जाती है। आपने अगर ऊपर से सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई पेपर लीक नहीं होने देना, देखो जितना भी जुट जाओ जुट जाना, तो लोग आपके साथ साथ वैसे ही काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मैं बैंक में रहा हूँ 15-16 साल, तो मैं इस चीज को समझता हूँ, बैंक लुटना मतलब बैंक कम लुटता है, हाँ, पेपर ज्यादा लीक हो जाता है। तो मैं वही बता रहा हूं कि अल्टीमेटली इंटेंशन अगर सही है तो सरकारों में, अच्छा पहला चीज तो ये कि चलो साहब लीक भी रोक देंगे हम, लेकिन क्यों आज भी सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हैं? ये एजुकेशन सिस्टम का ही तो फेलियर है ना जी। मेरे दिमाग में एक बहुत अल्टीमेट आइडिया, एक बार ऐसे हम जेएनयू के प्रोफेसर साहब के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, जजाति पटनायक साहब हैं, उनके साथ डिस्कशन था हमारा, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात हमने निकाली थी आफ्टर कन्वर्सेशन कि इस देश को इतने ज्यादा लोगों की जरूरत है, इतने ज्यादा लोगों की और रोजगार की जरूरत है, और रियल में रोजगार उपलब्ध है जी। फर्ज करते हैं, चलिए मान लीजिए कि आज आप और मैं जब ये सेशन कर रहे हैं, हमने जितनी भी दुनिया भर की बातें करी हों, ये बातें किसी ना किसी प्रोडक्ट का तो मतलब जवाब है ना, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम ये बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, हेल्थ है, जितने भी हैं, क्यों नहीं हम एजुकेशन सिस्टम को इतना इंटीग्रेटेड बना दें? उड़ीसा इज नॉन फॉर आयरन ओर, हम क्यों ना एक ऐसी यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी केवल उड़ीसा के अंदर आयरन के लिए बनाए, जहां से होगा क्या? होगा ये कि उन्हें ग्राउंड एक्सपीरियंस है, उन्हें स्मेल्टिंग आती है, उन्हें पूरा प्रोसेस आता है, उन्हें यह पता है कि ये लोग जो इस पूरी पढ़ाई को कर कर ग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ निकले हैं, इन्हें एज इट इज रिफाइनरी में काम में लिया जा सकता है। स्किल्ड लेबर जो है ना सर, आपको कुछ नहीं करना, इतना आसान काम है, किसी दिन कोई सरकार जरूर करेगी इस काम को। इंटीग्रेटेड बना दो कंपनी के साथ। जॉब श्योरिटी डे 1 में है। कंपनी चाहती क्या है? ऐसा आदमी चाहती है ना कि यार मेरे पास में ना स्किल्ड आदमी हो, यार मेरा काम हो जाएगा, कंपनियों का भी और जिसे लेना। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सुनने में आ रहा है कि साहब सिंगापुर की, उसकी सॉरी ताइवान की कंपनी आई, टाटा ने ये किया, एप्पल ने ये किया, हो गया। आप उसी समय पर एप्पल से ये कहो कि चुन लो भाई एक यूनिवर्सिटी हमारे देश में से कोई सी भी, अब तुम्हें नौकरी के लिए लड़के यहीं से मिलेंगे, 50% कोटा है, इस कॉलेज से मिलेंगे, बाकी ताकि औरों को बुरा ना लगे। हो गया। क्या करना है? तुम्हारा एम्प्लॉय यहां से निकला हुआ होना चाहिए। अब बोले मैं क्या करूं? बोले उल्टा करो, यहां के तुम्हारे चीफ इंजीनियर्स को भेजो, पढ़ाएंगे यहां पे जाके। पढ़ाएंगे इन बच्चों को, बोलो कि यही चीज सीखनी है, तुम्हारी पढ़ाई का पार्ट है ये। ठीक है। बच्चे जब निकले उनको 2 ऑप्शन दिए जाए, इस कंपनी में जाना है या कोई इससे अच्छा ऑफर कर रही है तो जाना है। जैसे तुम्हारे पास 50% का रिजर्वेशन इस कॉलेज का, बच्चे के पास 50% का रिजर्वेशन तो ऑलरेडी हो। क्या बात है, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। मतलब आप समझिए कि ये कितना, और ये क्या इंटीग्रेशन मुश्किल है। आप बोलो ना, एक फैक्टर, हमारा देश टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, हमारा देश फूड प्रोसेसिंग, आज दुनिया भर की अपन चिप्स कुरकुरे ये सब खा जा रहे हैं। एक ढंग का इंस्टीट्यूट बता दो आप अपने क्षेत्र का जो फूड प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहा हो। होंगे कुछ कॉलेजेस की कुछ शाखाएं, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूं। फिशरीज, आपको पता है चाइना फिश पकड़ने के लिए इक्वाडोर तक चला जाता है। इक्वाडोर चाइना से अगर देखोगे तो पूरा पैसिफिक क्रॉस करोगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहुंच करके फिश पकड़ के लाता है। मतलब वहां से फिश को वापस लाने में उसको 10 दिन लग रहा है। फिर सवाल यह है कि 10 दिन तक क्या कर रहा है? उसने बोट पे ही प्रोसेसिंग यूनिट बनाई हुई है। ओके। उसी में ही कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं, बोट पे ही मिनिएचर में काम चल रहा है। इस लेवल की तैयारी, इस लेवल। तो क्या है ना कि आपको एजुकेशन को, आप सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इसी का वर्क प्रोफाइल डिफाइंड है। इसमें पता है कि इतने साल में साहब 9 साल में प्रमोशन होगा, फिर 18 में होगा, फिर 27 में होगा, इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये पे स्केल है, ये है जॉब श्योरिटी। जॉब श्योरिटी तो उसमें भी नहीं है। एक ढंग का सा एलिगेशन, कहानी खत्म। मैं आबकारी विभाग में था, शराब मेरा काम था। 5 कोई भले आदमी आए, आकर के मुझे कहा कि लीजिए साहब ये 5 बोतलें हैं, 10-10 हजार रुपए की बोतलें आती हैं, लीजिए साहब लीजिए। आप शिष्टाचार में क्या कहिएगा? भैया मैं शराब नहीं पीता। मैं तो नहीं पीता, वास्तविकता में नहीं पीता। बिल्कुल नहीं सर, अपनी डिस्लरी चल रही है सर, क्या बात कर रहे हैं? गिफ्ट नहीं दे सकते आप? ले लीजिए आप। पीछे से आ रही है आपके पीछे एसीबी, सर दिखाइए कितना बोतल है। हम खुद 1.5 लीटर से ऊपर होने पे तो केस बना रहे हैं।
5 लीटर आपके घर में रखिए, 2 मिनट में गल जाएंगे आप, गई जॉब आपकी। तो नौकरी की श्योरिटी के लिए सरकारी नौकरी में जा रहे हो, मिथ है। सरकार आपको लेके चल रही है कि ठीक है यार, इन चीजों को इग्नोर करो यार, इतना छोटा मोटा चल रहा है सब, हम इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि शिक्षा मंत्री हो तो क्या करे, व्यवस्था ऐसी बनाओ ना यार, मुझे सरकारी नौकरी करने के लिए लोग कम पड़ जाएं। और क्या ऐसा होता है? बताता हूं। गुजरात में आप सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हुए लोग ढूंढ लो, नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में ढूंढ दो। मुंबई के अंदर जो मेरे दोस्त रहते हैं, उनके सामने, जैसे अपने लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर भारत का ये बेल्ट जिसमें उद्योग धंधे ढंग से नहीं लगे, वहां सरकारी नौकरी आसमान पे है। आप अगर वहां जाएं, मुंबई में बैठे हो, और वहां पर अगर आप चर्चा में ये कर रहे हैं कि साहब हम स्कूल में लेक्चरर लग गए हैं साहब, हम बैंक में ये काम करते हैं साहब, हम पुलिस वाले लग गए हैं, अच्छा, और क्या करते हैं आप? बोले और क्या करना होता है, नौकरी कर तो रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। एंटरटेन नहीं करेंगे आप, वो आपको दोयम दर्जे का मानते हैं अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो। बुरा मत मानिए, लेकिन सच्चाई ये है। आप मुंबई जाके मालूम करिए, मिलिए लोगों से, मैंने विटनेस किया है सर। अब उल्टा चलिए, उन लोगों को पता है ना यार कि मुंबई में रहने के लिए लाख रुपए तो एक आदमी 2 BHK के घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। सरकारी नौकरी में क्या मिल रहा है इसको? 50-60 हजार रुपए, क्या कर लेगा? सरकारी आवास ना मिले तो कल को हैंड टू माउथ हो जाए, नौकरी छोड़ के भाग जाए। गलत बोल रहा हूं? उनको पता है ये चीज कि लाख रुपए की कमाई नहीं है तो भैया सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम वैगन आर खरीद नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इस देश में जब इस तरह की ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं कि लोग काम को इतना कर चुके हैं, काम से इतना डेवलप कर चुके हैं, तो बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर मैं तो ये कह रहा हूं कि एक मेरे काल में इतना ही इंटीग्रेट हो जाए तो ही मजा आ जाए। सर एक क्वेश्चन है, आज के दौर पर इंटरनेट पर फेक न्यूज और बायस्ड ओपिनियन जैसे न्यूज की बाढ़ आई हुई है, आपको भी पता है। एक क्रिएटर के तौर पर आप खुद को किसी विचारधारा यानी बायस्ड से दूर कैसे अपने आप को पूरी तरीके से न्यूट्रल रह के आप करते हो? पहले बायस क्या होता है ये समझते हैं, और बायस क्यों चलता है, फेक न्यूज क्यों चलती है, इसके बाजार को समझते हैं। फेक डालने वाले का पीछे मोटिवेशन क्या है उसको समझते हैं। मुझे ये सुनना है कि कोई मेरी तारीफ करे, मुझे मेरे लिए अच्छा सुनना है, ठीक है। अब आप मुझे वो झूठ भी सुना रहे हो। जैसे ब्लूमबर्ग ने, मैं कोट कर रहा हूं बकायदा, आज से 2 महीने पहले एक खबर छापी जिसमें ये लिखा गया कि लगता है आरबीआई ने गोल्ड बेच दिया। देश में खबर चली, देखा, अपोजिशन ने उठा लिया, सब तरफ सवाल खड़े हो गए कि साहब गोल्ड बिक गया, देश तो ये हो गया। हमने उस खबर का विश्लेषण किया, निकाला कि कहां बिका गोल्ड, वैल्यू चेंज हुई है। देश ने 15% टैक्स लगा रखा है, इंटरनेशनल बाजार में ऑन्स के अंदर कीमतें तय होती हैं। इतना जो आपको अंतर दिख रहा है ये कीमतों में, जो स्टॉक रखा है उसकी वैल्यूएशन में कमी आई है, जिसको आपको लग रहा है कि गोल्ड बिक गया। अब मुझे ये बताइए, उस खबर को जितनों ने भी शेयर किया, जितनों ने भी उस खबर पर प्रतिक्रिया दी कि देखा सरकार ने गोल्ड बेच दिया, उनके ईगो को बूस्ट कर रही थी वो खबर। तो फेक न्यूज क्यों घड़ी गई, उसका मोटिवेशन क्या था उस तरह की घटना घटने का? उसको पता था बिकेगी ये तुरंत, सिर्फ बेचना है न्यूज को। मैम आज आप और हम ये क्यों कर रहे हैं? मतलब अन्यथा मत लीजिए, लोग सुनेंगे इसलिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग सुनेंगे, यही हमारा मोटिवेशन है, यही मीडिया का मोटिवेशन है, यही राजनेता का मोटिवेशन है कि लोग सुनेंगे। लोग सुनेंगे एंड वी रियली वांट कि लोगों तक सच पहुंचे। अगर सच मैम सबका अपना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सच क्या है ना, ये भगवान है। एब्सोल्यूट सच क्या है, जब तक आपको दूसरा पक्ष नहीं पता है आप नहीं आंसर कर पाएंगे। मैं एक दिन आता हूं आपके पास, पूरी कहानी आके सुनाता हूं, मैडम मेरे साथ ये हुआ, मैं तो ये हुआ, आपको मेरी बात सच लग गई, इसका मतलब आप अज्ञानी हैं अभी, क्योंकि मैंने दूसरा पक्ष सुना ही नहीं। इस देश ने अपनी अपनी विचारधाराएं बांट ली बिना ये जाने कि दूसरे की विचारधारा क्या है। इसी को तो बायस होना कहते हैं। फैमिली में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो एक पक्ष की बात सुन के, बिकॉज़ आप उनके फेवर में हैं, उनके तरफ खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो न्याय क्या है, जब दोनों की बातें सुने। इसीलिए जब हम अपने प्रियम्बल को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी जस्टिस वर्ल्ड ऊपर लिखा हुआ है। तो ये फैक्ट बेस्ड जो ये आप फैक्ट बेस्ड रिसर्च करते हैं, आप खुद करते हैं या आपकी टीम पहले करती है? नहीं सर, मेरी टीम बहुत काबिल है, हम लोग मिलके करते हैं। मतलब ये डिसाइड करना कि हमें कौन सा टाइटल करना है, ये हम लोग कंसेंसस से करते हैं। सब मिलते हैं, बात करते हैं,
कि यार कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमें अपना सेशन करना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी पता चला कि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे टीचिंग करते हैं, वो भी लाइव। मतलब मैं हैरान रह गया कि वीडियोस बनाना एक अलग बात है, लाइव विश्लेषण करना, और चूंकि आप खबरें पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। हाँ, आप हम बोलते भी यही है कि हम खबरें पढ़ाते हैं जी। हाँ। तो इतना रिसर्च आपकी टीम करती है, फिर उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बायस्ड होके ऐसे नहीं कि टीम ने दिया तो सही होगा, आप भी करते होंगे उस पर। सर ये जो आप स्टूडियो देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे वाला जी, ये असल में मेरा ऑफिस ये है, वो नहीं है जहां अपन मिले थे जी। मेरा पूरा टाइम इसमें निकलता है। तो मतलब खजाना छुपा के रखा है आपने। हाँ यहाँ पे प्रॉपर शांति रहती होगी, बिकॉज़ हाँ, प्रॉपर शांति। तो उस खजाने को हम भी देखना चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा सर। मैं चाहूंगा कि अगला क्वेश्चन कंचन मैडम। थैंक यू। इस बात में लड़ मत लेना घर जाके कि तुमने यार सवाल पूछने ही दिए। टच वुड सर, हमारी लड़ाई नहीं होती मिसाल बनने की। टच वुड नहीं, वो आपका टेम्परामेंट देख के समझ में भी आ रहा है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। हाँ, शादी से रिलेटेड। हाँ प्लीज पूछिए ना। आपने कहा कि सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी कर रहे थे शादी हो चुकी थी। हाँ, लोग कहते हैं कि शादी हो गई अब लाइफ खत्म। ये मैं अपने दोस्तों में मैंने देखा है, रिश्तेदारों में देखा है, बहुत से लोग बिलीव करते हैं। मैं अपने लाइफ में बिलीव नहीं करता हूँ। और बहुत से लोग शादी नहीं करना चाहते, सिविल सर्विसेज के कारण कि भाई मेरे को तो शादी अभी नहीं करनी, मेरे को तो पढ़ाई करनी है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जाओ शादी कर लो। मैं क्यों नहीं कहूंगा, उसके पीछे का रीजन ये कि मैंने जब शादी की थी एट दैट टाइम आल्सो आई वाज अर्निंग वेल। ओके, ठीक है। तो मैं IIT से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पढ़ाई के बाद में अच्छे जॉब ऑप्शंस मिले तो मैंने अच्छा पैसा कमाया। मेरे घर वालों को मैंने जो सुविधाएं देनी थी, जो बेसिक जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान की मैस्लो की हायरार्की में, वो पूरी की। तब ये लगा कि अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में शादी आई मेरे लिए। चलो ठीक है, अब शादी कर लेते। मैं सोचता था कि मैम भी सिविल सर्विसेज में होंगी या टीचर होंगी। नहीं सर, वो पढ़ाती थी। अच्छा, टीचर थी वो, लेक्चरर थी वो। अभी भी नहीं सर, मैंने फिर उनसे ये कहा कि मतलब ये ज्यादा ऐसी बात नहीं। आई रियली बिलीव बच्चों के लिए भले ही समाज ये मानता है कि एक बराबर होने चाहिए, तो बच्चों की देखभाल भी ना करके जॉब करना, बट अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को लिटरली टाइम चाहिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया तो को अब मेरा सिखाते आंसर आप समझ पाएंगी तो मैं दे पाता हूँ। ये आंसर ये है बच्चों को कि मैंने उनको जॉब करने से इसीलिए रोका कि मैम देखिए, आपकी जो जरूरतें हैं, अगर मैं उतना कमा पा रहा हूँ, अल्टीमेटली आप एक्स अमाउंट कमाएंगी, वाई कमाएंगी, मैं डबल मेहनत कर लेता हूँ। अल्टीमेटली हमारे बच्चे हैं ना, उनको परवरिश मेरे पेरेंट्स ने मुझे परवरिश दी, जिससे आज मैं 2 पैसे कमा पा रहा हूँ, आज समाज के बीच में खड़ा हूँ। हमारी परवरिश अगर मिस हो गई ना, तो ये जो बिना परवरिश के फसल खड़ी होगी, ये हमें बुढ़ापा सही से काटने नहीं देगी। थोड़ा लालची हो गया मैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। तभी आपने शायद बताया कि आपकी बड़ी बेटी इंटरनेशल डिबेट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो इसीलिए हो पाता है कि 2 पहियों में से 2 मतलब रिसोर्स में से एक रिसोर्सेज बना रहा है, बच्चों को सिखा रहा है। सर हम ना एक चीज बहुत मिस कर जाते हैं समटाइम्स, और वो ये होता है कि घर में गृहिणी की भूमिका, अगर वो काम करने बाहर नहीं जाती है तो कुछ नहीं है। ये मिथ है सर। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, कई बार आपने लोगों को सुनते हुए देखा होगा कि मेरी सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ है, मतलब घर की महिलाओं में माँ बहन बीवी सबका नाम। असल में क्या है ना सर कि एक बार ना घर को बिना महिलाओं की कल्पना करके देखो आप। पॉसिबल नहीं है। मतलब एक दिन मैडम बाहर हो, आप घर पे रहो, ये नहीं समझ में आता कि बर्तन कहाँ मिलेंगे, वो 4 रैक एक बार में खुलती हैं जी। अब ये निर्भरता में बोले नहीं साहब काम वाली रख रखे, नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं काम वाली। आज ऑलरेडी मेरे पास बहुत सी काम वालियां हैं, टच वुड। लेकिन फिर भी जो आपको समझ करके चीजें हो रही हैं, आपके फ्यूचर को समझ करके जो आपके साथ एंगेजमेंट चल रहा है, आपकी जरूरतों को समझ करके जो चीजों को आंसर किया जा रहा है, ये आप किराए से नहीं ला सकते, ये समर्पण से आता है। तो जो भाई शादी करना चाहते हैं करें, पर भैया पहले कमाना शुरू करें फिर शादी करें। नंबर 2, जॉब के लिए इंतजार इतना ना करें कि पता चल रहा है कि साहब अब तो यूपीएससी को हमें रिजेक्ट करना है। अपने अंदर साहस लेकर आओ कि आप उसे रिजेक्ट करो कि सुनो भैया तेरे लिए 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ हमारा, अब हम तुम्हें छोड़ते हैं, जा यूपीएससी जी तेरी जिंदगी, अब हम कुछ और करेंगे। अपने अंदर से वो अटेम्प्ट छोड़ने का साहस लेकर आओ। दे लिए 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, वो आपको रिजेक्ट कर देगी ना अगर यूपीएससी, तो वो जो रिजेक्शन है ना आपका, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे।
फिर वो आपकी साइकोलॉजी में दिखेगा, आपकी परवरिश बच्चों की कैसे आप करेंगे उसमें दिखेगा, समाज को बिगाड़ देंगे आप, नर्वस होकर के समाज को खराब करेंगे। आपकी बारी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रही थी, बिकॉज फैमिली की बात हुई है, आई हैव आल्सो बीन डीलिंग विद एवरीथिंग। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स में दोनों का टाइम बच्चों को चाहिए होता है, जो भी दे सके। अगर एक बहुत बिजी है, दूसरा कम बिजी है, तो वो दे, और नहीं तो दोनों 50-50% दे। क्योंकि अगर हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं तो उसके लिए हमारा उन्हें टाइम देना ही सबसे जरूरी है। अब इस पर भी मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ, मैं माफी चाहता हूँ भाई। कोई नहीं सर, मैं भी बहुत बोलती हूँ। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि आपको इतनी दूर अभी जाना है मुझे बार बट आप टाइम दे रहे, यही बहुत बड़ी महानता है। क्यों कारण नहीं महानता सर, एक तो मुझे महान से उतारिए भैया, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा प्लीज, है ना। अपन टीचर हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, इसी चीज से बाहर निकलने के लिए हाँ, छोड़ी थी। मैं आप सच माने कि कोई कहे कि तुम चप्पल क्यों पहनते हो, मैंने वो एड्रेस नहीं किया वो सवाल, वो मुझे ग्राउंडेड रखता है, वो मुझे एहसास दिलाता है कि जीवन में ये सब चीजें जाने वाली हैं, बट आप कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसे इस चीज से कैसे डील करते हैं? बिकॉज व्हेन यू वेयर चप्पल्स तो सामने वाले आपको एक अलग तरीके से देखते हैं। सपोज वो आपको नहीं जानते, देन दे विल बी थिंकिंग इज मतलब पूरा आप यकीन मानेंगे टिप टू सब कुछ ठीक है वो छोड़ के। मैं आपको बताऊं, मुझे ना जाने ये चाहता हूं मैं, बीइंग ए इन्फ्लुएंसर, एडुकेटर, क्रिएटर, लोग जिसको सुन रहे हैं, रोजाना सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में सुन रहे हैं, मैं फिर भी ये चाहता हूँ लोग मुझे ना जाने। ये मेरी अंदर की पहचान है, और आप यकीन माने कि मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, मैं ये फ्रेम हटा के जाता हूँ कि अब मुझे पहचानोगे नहीं आप। नहीं सर, पहचान में नहीं, मैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं मंदिर जाता हूँ जल चढ़ाने और फ्रेम नहीं लगा हुआ है, तो वो आंखें उनकी दिखा रही है कि पहचान रहा है, ये पहचान तो रहा है, इतनी देर में मैं निकल लिया। तो वो असमंजस की स्थिति, मैं आपको ऐसे दिखूंगा कि आपको ये लगेगा कि ये स्टूडियो में तो कोई और था, ये यहाँ पे कुछ और है। तो आई थिंक ये बात यहाँ पे आ गई कि जो यूट्यूब पर फेम के लिए नहीं आया है वही फेमस हुआ है। आप ये कह सकते हो आप, हाँ, फेमस को चेज करने भागोगे ना तो फेम नहीं मिलेगी। आपका पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे देना था, बच्चों के टाइमिंग के ऊपर था कि 50% टाइम जो था, मतलब जितना हो सके आई बिलीव देना जरूरी है। बिकॉज बच्चे उन्हें कोई मिले या ना मिले वो क्षणिक होता है। एग्री माँ बाप का टाइम चाहिए। इसमें ना बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स का टाइम चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स वर्किंग हैं वो इस बात से ये ना निकाल लें कि मान लीजिए कि पिताजी उनके जो है सुबह 8 बजे नौकरी पे जा रहे हैं, रात 10 बजे आ रहे हैं, तो उनके अंदर ये गिल्ट ना आ जाए हमारी बात सुन के। इसलिए मैं इसमें क्लैरिफिकेशन देना जरूरी समझता हूँ, और वो ये है, एक बहुत ही बड़े नेता के बेटे जो हैं वो मेरे मित्र हैं। अच्छा, मैं कोट नहीं करूंगा उनका नाम राजनीतिक कारणों से, लेकिन हम लोग साथ पढ़े हैं। जब साथ पढ़ाई हुई हमारी, तब हमने उनसे चर्चा में कई बार ऐसे पूछा कि यार साहब तो बिजी रहते हैं पूरे टाइम, आपको समय मिल पाता है? क्योंकि चुनाव प्रचार में निकल गए तो महीने बर्बाद आ रहे हैं। राजनेता से जिंदगी, मैंने आपसे कहा ना, राजनेताओं के प्रति सम्मान क्यों है? बहुत मेहनत करता है। आप कभी राजनेता को ना उस नजरिए से देखिए कि कितनी मेहनत करता है। सर मैं आपको अगर कहूँ ना कि सर 10 लोगों से मिलना है, आपका हाल खराब हो जाएगा दिन भर में, और एक दिन में 10 लोगों से, और वो सारे लोग वो जो आपसे जरूरत के लिए मिलने आ रहे हैं, तब तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी। और सबसे आपको मुस्कुरा कर मिलना है, फिर चाहे आपको हेडेक हो रहा हो, और आपको उम्मीद दे के भेजना है। ना उम्मीद भी नहीं कि कराएंगे। क्या बात है, मजाक नहीं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, राजनेताओं के लिए हमारे मन में जो भाव है ना, बहुत नकारात्मक हो गया है मीडिया के कारण या फिर बॉलीवुड के कारण। राजनेता इतने बुरे नहीं होते। तो अब सवाल ये था कि जो मैं आ रहा था वापस, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार कि तुम्हें पता है, मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा यार समय ही नहीं मिल पाता, पापा से कब मिलते होगे तुम लोग, तुम्हारी तो बात ही नहीं हो पाती होगी। उन बच्चों में पापा के प्रति भयंकर रेस्पेक्ट। तो एक तो होता है कि पापा का ग्लैमर जी रहे हैं हम, तो ग्लैमर वाली बात भी नहीं थी, वो भी किसी को नहीं बताते कि हमारे पिताजी हैं ये। इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने मेरी बेटी को बता रखा है कि स्कूल में तुम्हें ये डिस्क्लोज नहीं करना है। जिस स्कूल में डिस्क्लोज हो गया, मैं बच्ची निकाल लेता हूँ वहां से कि नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है सर, हाँ, जो आप करते हैं। कि ये नहीं करना। मेरे पास है, मतलब संसाधन है, सब कुछ है, मैं अफोर्ड कर ले जाऊंगा, तुम्हारा जीवन भी काट ले जाऊंगा, तुम इंसान नहीं बचोगी। तुमको जो यूनिफॉर्मिटी के लिए जिस स्कूल में भेजा गया ना, जहां सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसा सोचते हैं, पढ़ाते हैं सबको, वो चीज मिस हो गई, तो तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट आज से मिल गया, तो फिर तुम स्पेशल ट्रीटमेंट की लड़ाई नहीं करोगी। सेम विद एडी, हमने भी कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की, कुछ अलग से अप्रोच नहीं किया, नथिंग। जैसे नॉर्मल पेरेंट्स जाते हैं एडमिशन कराते हैं वैसे कराया, कभी अलग से कुछ नहीं बोला कि हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं और समथिंग, नेवर। बस क्योंकि मैम ना, बच्चों को अगर बहुत जल्दी एक्सपोजर स्पेशल ट्रीटमेंट का मिल गया, आप और मैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। हमारे संघर्ष किस बात के हैं
कि यार कम से कम हम लंबी लाइन में ना लगे, बिजनेस क्लास से जाएंगे, आज हमको ट्रेन से धक्के ना खाने पड़े, हवाई जहाज से जाएंगे। ये संघर्ष के लिए तो कमाई की थी ना, आज तभी उसकी वैल्यू भी करेंगे, तभी वो वैल्यू करेंगे। तो खैर मैं वापस से आता हूँ, मैंने आंसर लंबा कर दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा इस बात को, तब उन्होंने बातों में मैंने जो सार निकाला कि वो बच्चे इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि हमारे पिताजी, जबकि लोग जानने वाले जानते हैं। उनसे जो मैंने अनुभव लिया वो एक लाइन का था ये कि हमें हमारे पिताजी के पूरे महीने नहीं चाहिए, हमें पूरे 7 दिन नहीं चाहिए, हमें 24 घंटे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्या चाहिए? जब पिताजी हमारे साथ बैठे ना, तब वो 100% हमारे साथ बैठे, नो फोन, नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग। बहुत बढ़िया, एक बात तालियां हो गया। ये एक लाइन में लेसन है सबके लिए। इस बात पे तो शेयर बनता है, सभी को शेयर करना। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी चाहने वालों को जरूर शेयर करना। देखिए ये रिलेशनशिप में भी लागू होता है सर, हस्बैंड वाइफ पे भी लागू होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर भी लागू होता है। रिलेशनशिप्स में जब आप खराब होती हुई चीजें देखें ना, तो आप यही चाहेंगे कि सामने वाला आपसे टाइम मांग रहा है और आप बार बार कहते हैं दे तो रहा हूं, तुम्हारे साथ ही तो था पूरे टाइम, बस वो बात ये कह रही है कि आप मेरे साथ थे नहीं। ट्रू दैट। ये सब पर लागू होता है। और बच्चों को ना, मैंने खुद ने अपनी नजर से जब देखा, उन्हें पूरा टाइम नहीं चाहिए। उनको पता है कि मैं पापा से हम बात ही नहीं कर पाएंगे, वो वाली जो ये सोच रहे हैं, या फिर पापा हमारी बातें नहीं कर पाएंगे, हो गया सब बात। लेकिन उन्हें ये पता है कि आधा घंटे, जैसे मेरे बच्चों का नियम था पहले जब मैं जयपुर में था, मैं 11 बजे अगर स्टूडियो से फ्री हो रहा हूँ तो 11 से 12 तक वो बिल्कुल विक्रम बेताल की तरह कंधों पे लग जाएंगी दोनों। वो बहुत कुछ बताते हैं अपने दिन की पूरी बातें, ऐसे पीटेंगे तो बहुत उड़ लिया, आज धाम धूम सब चल रहा है, अपनी कहानियां, अपनी शिकायतें, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, और मैं चुपचाप पड़ा हूँ उनकी बातों में, उन्हीं की तरह खेल रहा हूँ, फोन साइड में पड़ा है, हटा गया, सब हो गया। वो जो समय होता है ना, वो बस चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मुझे 24 घंटे दो। आज जब मैं हफ्ते में 2 दिन उन बच्चों से मिलता हूँ, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्विच कर लिया है कि ओह कोई बात नहीं, वो 2 दिन की प्रिपरेशन उनके दिमाग में ऐसी है कि उसमें भी पापा अगर 1 घंटे मिलेंगे अपना हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ। आप अगर बहुत बार रोड साइड पे आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे पेरेंट्स के साथ ही लगाकर भीख मांग रहे हैं, है ना? बहुत से पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को लेकर गिरोह है, पूरा गिरोह भी है, चलो मजबूरी भी हो सकती है, हम सबको एक तरह से ना आके दोनों सिचुएशन मान लेते हैं। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या वो बच्चा जो पेरेंट्स के साथ भीख मांग रहा था अपने पेरेंट्स को उतनी इज्जत देगा जो आपका बच्चा आपको दे रहा है? भाई उसको 24 घंटे साथ लेके घूम रहे थे, वो तो उसके नाम पर भी मांग रहे थे। तो 24 घंटे साथ रखना जरूरी था? नहीं था। बस दिस इज द आंसर। तो ना ये 50-50 है, ना 100-100 है, ये जब है तब 100 है। हर 10 मिनट पे मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट डबल होती जा रही है। फिर से आप बाकी कुछ भी करिए, बस ये वाला बात मत बोलिए। नहीं सर, ये मुझे ग्राउंडेड रहने में मदद नहीं करेगा। व्हाट आई फील, जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम सीखते हैं, फिर जनता सीखती है, बट सच में सीखने को मिलता है। जैसे आई ऑल्सो आस्क कि पैडी को टाइम थोड़ा चाहिए होता है, तो व्हाट हैपेंस कि वो बैठते हैं बट फोन आ गया तो उसमें लग जाते हैं। एंड अभी जस्ट मतलब मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि ये हम करेंगे कि जब उसके साथ बैठ रहे हैं उस टाइम पे हम फोन को अलग रख दे, बिकॉज उसे हमारी बात सुननी कम है, अपनी बतानी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। यस, लॉट मेनी क्वेश्चन। मेरे को तो अब बोलना पड़ता है, गूगल करके बताना पड़ेगा बेटा। एक चीज जो मैंने की है, मैं पेरेंटिंग में, क्योंकि आप बच्ची के साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मैंने अपने बच्चों को पूरी तरह डिजिटली डिटॉक्स किया हुआ है। पूरी तरह डिजिटली डिटॉक्स। Oh my God, एक बार तालियां हो जाए इसके लिए। ये सही है या गलत है, ये जज करने वाला समाज होगा, आने वाले समय में करेगा। बहुत से इस पे सवाल जवाब हो सकते हैं कि बच्चों को अगर सही समय पे अगर एंट्री करा दी होती तो बहुत अच्छा हो जाते। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे ने तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बना दी। बिल्कुल सही है। मैं लेकिन जो, अच्छा इसमें भी करेंगे कहानी, इसमें भी ऐड करूंगा मैं आपके साथ। डिजिटली डिटॉक्स का मैंने क्यों कदम उठाया वो भी मैं बताऊंगा। और पेरेंटिंग में कई बार इस बात को लेकर बहस छिड़ती है कि दंगल का आमिर खान अच्छा था या 3 इडियट का आमिर खान अच्छा था। तो हम इस पर भी आंसर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पेरेंटिंग है और दोनों में ही बहुत ही रिफ्ट है। ठीक है, और ये मैं आप लोगों से भी सोचूंगा, दिमाग बना लो, सवाल का आंसर सोच लो आप लोग। तो पहला जो पॉइंट है ना सर, वो केवल इसलिए कि मैंने मीडिया के सामने बच्चों को टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, टैब, लैपटॉप, इनसे बिल्कुल अलग रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं विचार अगर मेरे कैरीड होंगे ना तो मेरा मस्तिष्क का डेवलपमेंट रुक गया। अगर मेरा चिंतन
सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेरा चिंतन खत्म हो गया। ये हम पर भी लागू होता है, ये बच्चों पर भी लागू होता है। अगर मैं खाली बैठकर केवल ख्याली पुलाव भी नहीं बैठा, ख्याली पुलाव ही खा रहा हूं ना, बैठ यार चंद्रमा पर गाड़ी तो तेज चलती होगी, ये विचार है, पर आने दीजिए। अच्छा है, इसको आंसर मत करिए कि चलता है कि नहीं चलती है गाड़ी। नहीं, चल गई तो इंटरनेट पर आई ना, लेकिन थॉट तो पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में आई थी ना यार। अगर किसी व्यक्ति ने यह सोचा ही नहीं होता कि चंद्रमा धरती के चक्कर काट रहा है, कि धरती चंद्रमा के चक्कर काट रही है, नहीं साहब इंटरनेट पे क्या है देख लेते हैं एक बार, है कि नहीं, है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, थॉट वहीं खत्म, तो रुक जाएगा। पहले क्या आया, चिंतन आया इस धरती पे, तब जाके इनोवेशन, रिसर्च, ये सब चीजें हुई। अभी की जो जनरेशन आ रही है ना, हम उसको ये महसूस करा रहे हैं कि सुनो इतना ज्ञान है, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है, पूछ लो गूगल से। बच्चा आगे मुझसे ये कह रहा है, पापा हाथी की सूंड आगे क्यों होती है, इतनी लंबी क्यों होती है। हाँ सोचना यार, मत कर गूगल क्यों होती है। पापा हाथी सूंड से खाता है कि मुंह से खाता है। सोचते हैं यार कहां से खाता होगा ये, ऐसा तो नहीं पेट में से ले लेता हो ये। दो ना, फनी आंसर दो ना, मतलब उसको अंगेज करने दो, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं सोचेगा वो इस समाज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो ऑलरेडी हो रखा है अगर वही वो कंज्यूम कर रहा है तो उसका ग्रोथ कैसे हुआ। तो फिर मैं यहां पे कौन सा फादर बना, मैं यहां पे वो फादर बना जिसने बच्चे के लिए ये तय किया कि नहीं ये नहीं ठीक है। तो आप पूछेंगे क्या फिर वो क्लासेस पढ़ती है वो कहां से, बढ़िया लैपटॉप लगा के बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे दिया हुआ है। जब तुम्हें क्लास देखनी है, क्योंकि बहुत बार क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, सबके सामने सब लोग उधर उधर घूम रहे हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, नॉट इन अ सेपरेट रूम, नॉट अ सेपरेट रूम। ये एकदम स्पष्ट है, स्टडी रूम है, लेकिन ऑनलाइन जब आपको पढ़ना है, डिजिटल जब आपको पढ़ना है, आ जाइए, पब्लिक में आपकी क्लास है। बहुत बढ़िया। और उन टीचर्स को भी पता है, बहुत जरूरी है, बिकॉज़ उन टीचर्स को भी पता है कि अभी इसकी बहन आएगी, गर्दन लगा के पूछेगी सर क्या पढ़ा रहे हो, छोटी बच्ची पूछ ले, मैं आके पूछ लूंगा सर क्या चल रहा है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरा कलेश सुन रहे हो घर का, मैं चिल्ला रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बच्चा रो रहा है, तो सुनो ना यार, हर घर के अंदर है। टीचर जो आया बेचारा वो भी तो ऐसे परिवार से आया। सर आप इतनी चीजें पढ़ाते हो, मतलब आप केमिस्ट्री के टीचर, विख्यात बड़े टीचर रहे हैं, IIT कानपुर से आपने एमटेक किया हुआ है, फिर उसके बाद आपने न्यूज में आ गए और बातें बाजार की, जहाँ पे आप आजकल मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, फाइनेंस, फिर उसके बाद AI भी आप सिखा रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि AI का सही और गलत दोनों तरीके का यूज होता है। आपके अंदर बहुत कुछ है, मुझे लगता है कि आपको पेरेंटिंग भी सिखानी चाहिए। अरे सर देखिए सामने कुछ चीजें सीख ली आपसे। ले लिया मैंने। अरे मैं भी सीख रहा हूँ आप सबसे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, टचवुड वो बना रहे। Why don't you start some more courses sir, like कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी की, क्योंकि हिंदी के कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने आपके अंदर देखी है, मैंने बहुत ही कम लोगों के अंदर देखी है, और इसलिए मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं आता हूँ इस बात पे भी। देखिए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो अपन जब शुरू में बैठ के बात भी कर रहे थे, ये मुझे भी लगा कि इट इज ए नीड ऑफ आवर कि इस पे बात हो, क्योंकि अल्टीमेटली लोग मन में बहुत कुछ रखते हैं, बोल नहीं पाते, और इस दुनिया में 55%, ये एक इस डेटा है, मतलब AI घूमता है, AI पे अगर आप सर्च करेंगे जी, कि लड़ाइयां केवल कम्युनिकेशन से खत्म हो जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये दिया कि रशिया यूक्रेन युद्ध कैसे रुके, तो हमारी तरफ से दुनिया को दिया गया जवाब था डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस। तो जो ये डायलॉग शब्द है ना, ये कहां से शुरू होता है? कम्युनिकेशन से। आज पाकिस्तान ने वही तो एंडोर्स करके शांति कराई है। भारत का जो भी है वो कॉपी कर लिया, दुनिया को यही सिखाया, डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस। पीस तो पाकिस्तान के कहीं सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन उसने वही लोगों को सुनाया। तो डायलॉग जो है ना, ये क्या है? ये किसी भी भाषा में, जैसे चाइनीज जो लोग हैं वो मंदारिन ही बोलते हैं, आप चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सामने बैठे हैं, उनको मंदारिन में जवाब देना है, उनको नहीं बोलनी इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या है? हमारे देशों में जैसे जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जिनको अंग्रेजों ने रूल किया है, वहां पर एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हायरार्की है कि अंग्रेज अंग्रेजी बोलते थे और वो लोग बहुत अमीर हो गए, बहुत अच्छे उन्नत हो गए। तो ये एक कहिए कि मानसिकता में हमारे औपनिवेशिक सोच चली आई कि अंग्रेजी बोलना अच्छा होता है।
मैं उस दौर में पला पड़ा जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, शुरुआत में बीच में अंग्रेजी से वास्ता पड़ा, विकल्प मिला उसे कि हिंदी चुने या इंग्लिश, तब मैंने हिंदी चुन ली। ये एक स्वाभाविक कंफर्ट भी था, इसमें कोई डिनायल नहीं है। और वैसे भी हमें अपनी मातृभाषा से तो प्यार गर्व वो सबको होना भी चाहिए। मैंने हिंदी चूज कैसे की, तो इट इज समथिंग लाइक इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मैं इसलिए ये नहीं कहता किसी को कि भैया हिंदी मैं बोलता हूं तो आप भी हिंदी बोलो, नहीं। देश के लोगों को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए जी। 3 भाषाएं एनी टाइम आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि देश एक रहेगा, आपका दिमाग तेज चलेगा। आप कहेंगे नहीं साहब मैं तो मारवाड़ी बोल लेता हूँ, राजस्थानी, ठीक है, वो मतलब डायलेक्ट आपका सेम ही है, फिर आपने शब्द चेंज नहीं किए। दक्षिण की एक भाषा सीखो, पहाड़ों की एक भाषा सीखो जो टोटली अलग हो, जो बिल्कुल अलग है। फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, मंदारिन सीखो, जापानीज सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन एक एक्स्ट्रा भाषा सीखो। एक पॉडकास्ट में ये डेटा निकल के आया कि आप अपने बच्चों को कम एज में कोई न कोई भाषा हर साल सिखाते रहिए। हर एक भाषा सीखने पे 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। बताइए, ब्रेन में दैट चेंजेस एवरीथिंग। और मैं अक्सर अपने टीम को बोलता हूँ कि यार इंग्लिश हम सिखाते हैं इसलिए नहीं कि केवल इंग्लिश ही सीखने से उनका भविष्य बढ़िया होगा, लेकिन उनका दिमाग तेज होगा। आप संस्कृत सिखाओ, आप मैथ सिखाओ, आप हिंदी सिखाओ, और कहो कि इस साल तुम्हें इसी में बात करनी है, मतलब इस लेवल का कम्युनिकेशन कराओ। तो ये तो बात रही। मैं हिंदी के अंदर अगर ये कहता हूँ मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी होती है अच्छी, लेकिन ये मेरा कंफर्ट था, मैंने इस तरह से चूज किया। ये मतलब कन्फेशन है, ऑनेस्ट कन्फेशन है। फिर हिंदी ही बोलता अच्छे से चला गया। इसके पीछे की कारण ये था कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये इज्जत के साथ अच्छी लगती है। इसके अंदर से आत्मा में सम्मान छीन दिया ना आपने इसकी आत्मा से, तो फिर हिंदी बहुत गंदी लगती है। इंग्लिश को इस बात का बहुत ही एडवांटेज है कि वो गुस्से में भी वही है और वो प्यार में भी वही। ओके, द परफेक्ट एग्जांपल आप, तुम, एंड इंग्लिश इज यू, है ना। लेकिन हिंदी में आप जैसे ही वार्ता में अपने पतिदेव को आप से तू पर आ जाएंगी, संवाद बदल गया। तो ये भाषा जो है ना, ये भाषा नहीं, सम्मान का वे है। हिंदी की सबसे खूबसूरती ये है कि ये सामने वाले को पूरे टाइम सम्मान देती है। किसी की हिंदी कितनी अच्छी, तो उसमें ऐड करिएगा कि इसमें सम्मान के शब्द कितने थे। और इसका अनुभव मुझे कैसे हुआ वो भी बता देता हूं, ताकि हमारी ऑडियंस इस बात को सुन ले और समझ ले। कर्णप्रिय वो है जिसमें आपका रेस्पेक्ट रखा गया। ये शुरुआत कैसे हुई, जब मैं IIT में था तो मैंने अपने गाइड को थीसिस लिख करके जांचने के लिए दी, और मैंने उनसे कहा सर प्लीज मेरी थीसिस चेक कर दो। ठीक है सर, मेरी थीसिस चेक नहीं हुई, 7 दिन तक अनचेक नहीं। मैं फिर से गया, सर प्लीज थीसिस चेक कर दो, मेरा मतलब कन्वोकेशन होना है, मेरा टाइम निकला जा रहा है। उन्होंने फिर से चेक नहीं करी। मैं उनके PS के पास गया, मैंने कहा भैया चक्कर क्या है साहब, क्यों चेक नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है सर, औरों की तो चेक कर रहे हैं, आपकी चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं। मैं बड़ा ही इमोशनल सा होकर के पहुंच गया, सर कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दो। इधर आओ, तुम हिंदी बोलते हो? तुम जानते नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या बोले तुम अभी? क्षमा कर दो, चेक कर दो, मैं तुम्हारा नौकर लगाऊं? मैं कहा मतलब, मैं सर आगे इतनी सारी प्लीज तो लगाई। इतना वैसे बोल नहीं सकते आप IIT गाइड, दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो आप कि मैंने सर मैंने क्या गलत बोल दिया, प्लीज मुझे करेक्ट। कहाँ है लीजिए पीजिए कीजिए। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, इस डायलेक्ट में अगर मैं ये कहता सर प्लीज मेरी थीसिस चेक कर दीजिए, वो कर चुके होते। एक वाक्या मतलब बहुत परफेक्ट एग्जांपल, उसने आपको पूरे तरीके से चेंज कर दिया होगा वो दिन। उसके दिन के बाद से आज तक मैं ये हर जगह कोट करता हूँ कि मेरे जीवन में लीजिए पीजिए कीजिए इतना आ गया कि लोग मुझे अब उत्तर प्रदेश का समझते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मेरे सरनेम से पूछते हैं कानपुर के हो। Even when I got to know आप राजस्थान से, तो मैंने कहा सर राजस्थान से मैंने ये चीज रखी थी क्योंकि मैंने जब आपकी हिंदी सुनी थी तो थोड़ा सा ये था तो कि इस तरह से आया। तो टीचर सिखाते हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन में आप सीखते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से एंडोर्स किया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आपको हिंदी बोलना बहुत पसंद है ना, तो सबसे पहले तो सम्मान देना शुरू करिए अपनी बातों में। और सम्मान के लिए अक्सर मैं अपनी क्लास के एंड में एक लाइन बोलता हूँ
बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो जब आप इस थीम को ध्यान में रख करके वार्ता में उतरते हैं कि कोई बड़ा है तो मुझे उसका सम्मान करना है, कोई छोटा है तो प्यार देना है, महिला साथ में बैठी है तो उसे इतना कंफर्टेबल कर देना है कि दुनिया की कोई भी आपत्ति आएगी तो ये बैठा है बगल में, चाहे चौकीदार ही है। बहुत बढ़िया। अगर आप वो करने में कामयाब हो गए तो कम्युनिकेशन हो गया। तो सर जो जेलिंग वर्ड यूज होता है कि आज के टाइम पे, जैसे मैं देखती हूँ फॉर इंस्टेंस एडी को मैंने कभी नहीं सिखाया कि फ्रेंड से भी तू करके बात करे, बट आज के टाइम पे जो चल रहा है बच्चों में, फ्रेंड्स एक दूसरे को हमेशा तू करके बात कर रहे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू कहाँ जा रहा है। तो शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मम्मा व्हाई, बिकॉज मैंने उसको बोला है कि व्हेन वी से तू दैट्स डिसरिस्पेक्ट। तो मैं समझ नहीं पाती कि जो चीज मैं बताती हूँ समाज कुछ और बताता है, बच्चे के अंदर दो चीजें हैं। पता है क्या है, हमारे देश में भगवान को भी तू कह के बोलते हैं। हाँ, उसने बोला था जो एक गाना है कि ना जाने किस वेश मतलब ऐसा समथिंग, तू को लेकर के जो शब्द है ना, हम भगवान को भी तू, तो तू बहुत अपनत्व का भी शब्द है। हाँ, ये इतना अपनत्व का है कि अपनों से ही इस्तेमाल होना चाहिए, फिर समाज से नहीं होना चाहिए। मतलब क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली, भाई बहन। और अपना कौन है ये आप और हम पूरा जीवन काटने के बाद 4 लोग नहीं गिना पाते। तो तू का आंसर है ये कि बेटा तू बहुत प्राइवेट चीज है, जिसे तुम बिल्कुल अपना समझो ना, उसे तू बोल लेना, बच्चे को अपने आप फिल्टर मिल जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं, ये यूट्यूब पे मैंने देखे हैं वीडियोस। नहीं, वो कम्युनिकेशन को एज करने के लिए कि आप जब तू बोलते हैं तो आप अपने बहुत से फिल्टर्स हटा दिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब भगवान को आप तू बोल रहे हो ना, जिस डायलेक्ट में बोला जा रहा है ना, आप अगर उन फ्रेजेस को पूरा सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप समर्पित होकर उसे तू बोल रहे हैं, अपना मान के। इतना समर्पण आ चुका है कि अब आपने अगर नजर नहीं रखी ना। क्या बात है सर। मतलब बीइंग अ टीचर, आप हर शब्द में कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं सर। अरे सर अमेजिंग। इंग्लिश को आप क्या मानते हैं, नीड ऑफ द आवर या फिर शो ऑफ लैंग्वेज आज के टाइम? स्किल। उत्तर भारत में स्किल ये सबको आनी चाहिए। ये ऐसे है जैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है, किसी को एसईओ करना आता है, किसी को ग्राफिक्स आती है, ऐसे इंग्लिश भी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का एक हिस्सा एनी लैंग्वेज कुड बी देयर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में एक अलग चीज है, वाइडर चीज है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें बहुत सी चीजें ऐड हो जाती हैं। लेकिन इंग्लिश बोलना भर भी आपको रोजगार दिला जाएगा। देश में रोजगार की जरूरत है ना। अगर उत्तर भारत में इंग्लिश का इतना टैबू है कि आप अगर ढंग से कहीं इंटरव्यू में 4 शब्द इंग्लिश के बोल दिए, ओवर शेडो कर जाती है वो बहुत सी चीजों को। लोग आपको समझते हैं और कुछ नहीं तो हमारे बिहाफ पर बात ही कर लेगा ये व्यक्ति। उत्तर भारत में ये स्किल है, बाकी जगह तो ये केवल कम्युनिकेशन का साधन है। सो आपके जो इंटरव्यूज हुए वो इंग्लिश में हुए या हिंदी में? मैक्सिमम हिंदी में, लेकिन जब आप कहीं पर आईआईटी में बैठे हैं, किसी प्लेसमेंट एजेंसी में बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह जहां इंटरनेशनल टॉक शो चल रहा है, वहां इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश वो वाला नहीं है कि मैं सोचूं इंग्लिश में, सोचता हिंदी में हूं, बनाता अंग्रेजी में हूं, तो वो जो ट्रांसलेशन वाला इंग्लिश है वो आता है। तो बेटर है कि मैं अच्छे से चल रहा है काम, जब तक चला लेते हैं। सर जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सी चीजें पूरी इंग्लिश में होती है, पूरी इंग्लिश ही होती है। हम लोग हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते जी। हिंदी न्यूज़पेपर हमारे सेशन देखकर, ये अतिशोक्ति होगी, टचवुड, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस इस चीज को जांचना चाहे तो एक दिन पहले मेरा सेशन देख जाए, अगले दिन वो अखबार की हेडलाइन होगा हिंदी अखबार के अंदर। क्या बात है। और आपको सेम लाइन और सेम फ्लो ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। आफ्टर कैमरा मैं आपको अखबारों के नाम भी बता दूंगा कि ये अखबार है, टाइटल चेक कर लो आप। मैं जब अभी आपके पास आ रहा था ऑफिस में तो मैंने नीचे देखी ढेरों गाड़ियां, फलाने न्यूज चैनल के, फिर उसके बाद उधर ठिकाने न्यूज चैनल के। मैंने कहा ये सारे चारों तरफ तो न्यूज वाले दिख रहे हैं, बीच में सर का ऑफिस है और ऊपर से ऊपर आप टॉप पे हो। तो मुझे लगा कि सर लगता है टॉप में बैठ के देखते हैं सारे न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, उससे पहले मुझे देना है कुछ। इस समाज का ना निर्माण जो है वो ये बाबाओं वाली बात नहीं है कि आप तो बाबा बनने जा रहे हैं, नहीं। इस समाज में ना सबकी भूमिका है। आप किसी के भूमिका के बना, जैसे मैं शुरुआत में आपसे कहा कि कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे, मैंने आपको उंगली का उदाहरण दिया। इस समाज में सबका योगदान है। अगर आज मेरा कैमरा पर्सन नहीं आया होता तो शायद हम लोग शूट में नहीं होते। इस देश ने वैल्यू उन चीजों को करना शुरू कर दिया जो हाईली पेड है। सब कुछ पैसे से तो है ना, तो उससे हम प्राथमिकताएं तय करते हैं। अदरवाइज सर विदेशों में आदमी ड्राइवर की नौकरी में भी जिंदगी बहुत अच्छी काट रहा है।
अगर हम पैसा और पेशा हाँ। इनको साइड रख के मेहनत पर फोकस करें कि कौन कितना वर्क करता है, हाँ, तो सब बराबर हो सब जाएगा। बराबर हो जाता है। फिर आपको लगता है ये नहीं यार इतना ही होना चाहिए। और बहुत से देशों में, मतलब मैंने ये चीज सुनी भी है और कई जगह विटनेस भी की है कि आपको इससे जज नहीं किया जा रहा है कि आपका काम ज्यादा कीमती है कि कम कीमती है। जब बात स्किल्स की हो रही है सर, तो इस समय एआई का दौर चल रहा है। अगले 5-10 सालों में हर एक युवा को कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए एआई से रिलेटेड, क्या क्या सीखना चाहिए ताकि वो एक स्थिर और एक अच्छे भविष्य बना पाए, या कह दें कि रेस में पीछे ना रह जाए? हाँ मैम, ये ऐसे है जैसे मान लीजिए कि आज के दौर में आप और हम हैं, अगर हमें कोई कंटेंट रिसर्च करना है और मुझे गूगल नहीं पता है तो हम पीछे अपने आप छूट गए ना। अगर कम्युनिकेशन करना है, व्हाट्सएप नहीं पता है कि यार इंटरेक्शन का वे है। एआई सप्लीमेंट्री है, एआई पर आश्रित नहीं होना है, लेकिन पता हो कि एआई यूज कैसे करते हैं। काम तो तब भी आपको वही करना है। एआई आने के बाद भी कंचन मैम की वैल्यू उतनी ही रहेगी। आपने किसी इंटरव्यू में कहा है 2047 तक, हाँ? जो अभी हम गवर्न कर रहे हैं, मतलब हमारे अंडर में टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी के अंडर काम करेंगे। ये मैं जब भी तो आपसे बोला कि एआई सप्लीमेंट्री है, एआई पर निर्भर मत हो जाइए। वो अगर आप उस डेप्थ में जाना चाहती हैं तब तो मैम बात ये है कि मशीनें आप पर इतनी हावी हो जाएंगी कि आपको कोई भी मशीन गुलाम बना लेगी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, आई थिंक अभी ही हावी होना शुरू हो गई हैं। बिकॉज पहले जब मैं कोई कंटेंट क्रिएट करती थी तो मैं खुद सोचती थी, भले ही मुझे आधे घंटे से 1 घंटे लगे एक शॉर्ट की स्टोरी लिखने में, आज के टाइम पे मैं अपने शॉर्ट को सीधे एआई पे डालती हूँ और फिर मैं देखती हूँ वो क्या लिख के दे रहा है। अब उसके आगे मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। 1 साल बाद देखना आपके थॉट आने बंद हो जाएंगे। जैसे आज फोन नंबर याद नहीं है ना आपको? हाँ, नहीं, फोन नंबर मुझे 2-3 याद है। बस वही, मतलब अदरवाइज पहले व्यक्ति के टिप्स पे पहले होते याद थे। होते थे। यस, यू आर राइट। लैंडलाइन नंबर सबके याद होते थे। अब हमें केवल क्लोज फैमिली मेंबर्स के याद। और सोचिए, हमको रास्ते याद नहीं है, गूगल पे चलते हैं हम लोग। अपने घर का रास्ता भी अगर दूसरे शहर से जाना हो ना तो भी हम गूगल पे निर्भर हैं। हमने इतनी डिपेंडेंसी पाली है। और एआई जनरेटिव है। दिक्कत क्या थी ना, अब तक गूगल रिसर्च वर्सेस एआई में गूगल आपको पूछने पर जवाब देता था, एआई ने आपके सवालों को भी बैंक बना लिया। वो आपको इतना समझ गया कि एक दिन आप ही को याद दिलाएगा, अरे किधर जा रहा है, तेरा रास्ता इधर है। एग्जैक्टली एक आंसर देके वो 3 सवाल रखता है कि क्या आप आगे चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये जनरेट करूं। अब आगे की चीज सोचो कि कल को हमारी इस डिवाइस में, मैं मतलब मेरा समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है, मेरे को जाने की लेट हो रही है, मैं आंसर प्रॉपर दे नहीं पा रहा हूँ, फिर भी इसके साथ हम खत्म करेंगे इस सवाल के साथ ही। मशीनें ना हमको किस तरह से गवर्न कर सकती हैं, इसका अंदाजा आप ये लगाओ कि इस फोन में आज मैं आपसे ये कहूं कि मैम मैं आपका ये फोन है ना, लॉक खोल के मुझे दे देना, मैं दिन भर मेरे साथ रखना चाहता हूँ, आपको नींद नहीं आएगी। सिंपल। जबकि मैं आप इवन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खेल के देख लेना। कारण ये नहीं है कि हम एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं, निजता हमने इसमें इतनी डाल दी है कि हमें ये लगता है कि मैं दोस्तों से क्या बातें करी, ये पढ़ लिया तो क्या होगा, मैं यार उस पीजे पे हंस दिया था तो क्या हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि ये होता है, कोई जज कर लेगा मुझे कि यार अच्छा वास्तविकता पता है एक व्यक्ति असल में क्या है। इसका आंसर थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन आंसर ये है कि जब कोई हमें ना देख रहा हो और हम कमरे में अकेले हों और इस विश्वास के साथ हो कि कोई हमें नहीं देख रहा, उस समय जो आपके सोच एनकाउंटर कर रहे हैं ना, वही असल में आप वो है। फैक्ट है, क्योंकि मोस्टली हम लोगों के आगे वैसे बनते हैं जैसे वो हमें देखना चाहते हैं। सर आपके पास टाइम कम है, बहुत जरूरी 3 क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है आपको अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल सर ये कि आज हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। एआई तो चलो अभी आ रहा है, अगर सोशल मीडिया अपने इंडिया का हो तो कैसा रहेगा? कहीं का भी हो, अल्टीमेट देखिए क्या है ना, सोशल मीडिया अमेरिका का है या इंडिया का है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, डेटा कहाँ है इससे फर्क पड़ रहा है। तो जहां अमेरिका पर ट्रस्ट आपको इसलिए है क्योंकि उसने खुद की इन पॉलिसीज को इतना एंडोर्स किया हुआ है। हर दिन आपको व्हाट्सएप एक मैसेज भेजता है और मैसेज आर एनक्रिप्टेड। यस, वो क्यों भेज रहा है? ये ट्रस्ट दिलाने के लिए कि कोई नहीं पढ़ रहा है। तो आप उसके सामने इतना खुल गए कि ना जाने कितने लोगों ने तो अपनी निजी तस्वीरें उसके माध्यम से दूसरों तक भेज दी। खेल सर ट्रस्ट है, इंडिया या अमेरिका नहीं है।
बट अगर भारत सरकार अगर ये ट्रस्ट दिलाने में कामयाब हो जाए तो सर 4 कंपनियां खुद खड़ी हो जाएं आकर के, लो साहब हम बना देते हैं सोशल मीडिया। सर आप खुद भी IITian हैं, आप नहीं चाहेंगे कि अपने इंडिया में डेटा सेंटर हो खुद का? होते हैं तो भी एक्सेस किसके पास है, सवाल ये है ना सर। मैंने आपके घर में मेरी तिजोरी रख दी, चाबी मैं ले आया, फिर अमेज़न डेटा सेंटर बना रहा है, गूगल डेटा सेंटर बना रहा है, तिजोरी बना करके मैं चाबी लिए घूम रहा हूँ। बैंक में पैसा तिजोरी में होगा ना थोड़ा बहुत, बैंक वालों का है क्या वो? नहीं, मेरा है। बढ़िया एग्जांपल। वैसे मतलब मेरी एनालॉजी थोड़ी सी विचित्र है लेकिन नहीं, इट्स गुड। मतलब मुझे लगता है कि हमें अपनी राय रखनी चाहिए। इवन इस चीज से बहुत सारे लोग डरते हैं, बिकॉज जब भी अगर किसी के आगे क्वेश्चन आता है तो यहाँ भी वही बात आती है कि हम जवाब वो देने की कोशिश करते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, बट आप वो जवाब देते हैं जो आपको ठीक लगता है। और हमें आपके जैसे ही और लोगों की जरूरत है इस समाज में, तभी ये समाज आगे सही दिशा में बढ़ेगा। मैं भी बायस होता हूँ, मुझे भी परेशान होती हैं चीजें, करती हैं चीजें। अगर एक्सपेक्टेशंस में मैं वैसा नहीं कर पाया जैसा आप चाह रहे थे, इस बात से मैं परेशान होऊंगा। तो आप बायस अपने अंतर्मन से ही अंतर्मन से ये कि यार हाँ मतलब वही बायस है, मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स को लेकर के बायस हो गया, मैं इस बात से बायस हुआ कि यार मुझसे ये चाहते थे, मतलब मुझसे मेरी ऑडियंस जो चाह रही है ना वो मुझे प्रभावित करती है। मेरा प्रभावित ना होना जो है ना वो भगवान कैरेक्टर है। जो आप कह रहे हैं ना कि व्हाट इज गॉड, एक्चुअली गॉड लाइक कैरेक्टर क्या है? असर नहीं है आपके ऊपर, आप सत्य से प्रेरित हैं, बट आप जो सिद्धांत है, जैसे गांधी जी के एकादश व्रत थे, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये सब चीजें, अगर आप उनसे प्रेरित हैं और आप प्रभावित नहीं हैं, ये गॉड लाइक कैरेक्टर है। लेकिन हम इस बात से भी प्रभावित हो जाते हैं कि सर बुरा मान जाएंगे। आपको पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप कहने से हिचक रहे हैं। आप अपनी बातों को रखने से इसलिए डर रहे हैं कि यार कल को ये मेरे काम नहीं आएगा। ये जो बायसेस है ना, मेरे साथ जो होता है, आई वुड सीक द आंसर फ्रॉम यू। मेरे लिए मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं कई बार जवाब इसलिए वो नहीं देती जो मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है सामने वाला का दिल दुख जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? मैम देखिए, बिल्कुल सही है ना। असल में हम और आप जो पीपल ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको अभी थोड़ी देर पहले यही तो सिखाया गया कि कम्युनिकेशन में सम्मान सबसे ऊपर है। और सम्मान कैसे आता है? दिल दुखा के कौन किसको सम्मान दिया है? दिल दुखा के नहीं दे सकते, शब्दों से खेलना अब बस शब्दों से खेल के। तो हम इतना खूबसूरत जवाब दें कि हमारी बात में वो बात भी चली जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। मतलब हमारी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो असल में हाँ कहने में नहीं है, ना कहने में है। हाँ तो कोई भी कह देगा, हाँ का असर तो उतना ही है। सर आप क्या सपोर्ट करेंगे अगर कोई आपका स्टूडेंट या आपका कोई टीम मेंबर कोई एक ऐसा सोशल मीडिया लेके आ जाए या डेटा सेंटर लेके आ जाए, खुद भारत का हो, जिसपे इवन चाबी भी भारत के ही पास राइट, सपोर्ट करेंगे 100% सर। हम लोगों ने बहुत सी चीजें, जैसे जोहो आया देश में, हमने जोहो को एंडोर्स किया। बाद में पता चला जोहो इस बात के पैसे भी दे रहा है, लेकिन हमने नहीं लिए, मतलब हम तक नहीं आए, लेकिन हमने खुद से किया कि यार जोहो अच्छा है, स्वदेशी है। कहाँ रोड़ा कहाँ अटक रहा है सर, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में? आप समझिए कि इंटरनेट पर उपलब्ध जो जानकारी है वो आपको लग रहा है कि 1-4 लोग बैठे और सोशल मीडिया बनाए और बन गया। सोशल मीडिया से नहीं चलता है। सोशल मीडिया हमें ट्रस्ट जीतना है, उन्हें ट्रस्ट जीतना है। उस ट्रस्ट के बाद में इस बात की सुरक्षा आपको देनी है कि यहाँ डली चीजों में आपने जो बोल दिया किसी के प्रभाव में हटेगा नहीं। देश का सोशल मीडिया चलता क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण ये नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां हैं, 2 मिनट में बना देंगी। क्यों नहीं बना रही? कल को फिर यहीं से फोन आएगा कि सुनो बेटा, वो उस पे वो पोस्ट डाली ना, वो हटाओ, कमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। ट्विटर क्या बोलता है? तो आप जब कहते कहते मर जाओ, हटेगा नहीं घंटे। एलन मस्क ने तो दिखाई दिया, ट्विटर ने ट्रंप को निकाल दिया था। राष्ट्रपति को अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की ताकत रखते हो ना, ये खेल है सर। लाखों युवाओं के रोल मॉडल खुद अंकित अवस्थी सर है। अंकित अवस्थी का रोल मॉडल कौन है? महात्मा गांधी जी, अनडिस्प्यूटेड। और मैं जब बोलता हूं एक लाइन तो उसमें ये है कि ये बात कई बार लोग बोलते हैं कि अरे सेफ आंसर था, दे के निकल गए। नहीं, मैंने खुद गांधीयन फिलॉसफी पढ़ी है। अच्छा, पढ़ी है तो मैं हर किसी से ये कहता हूं कि गांधी से नफरत करें, प्यार करें, जो करना है करें।
गांधी जी के जीवन में अगर झांकने का मौका मिले, कई बार लोग क्या करते हैं, उनके निजी जीवन से आंकने लगते हैं गांधी जी कैसे थे। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, निजी जीवन से नाप लेना, सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक है पढ़ लेना, मिल जाए तो। गांधी जी के पास एकादश व्रत का नियम था। व्रत से मतलब कि मैंने आज ये प्रतिज्ञा कर ली कि यही करूंगा, आगे से इस तरह से नहीं। एकादश व्रत में क्या होता है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो सत्य शब्द है ना, मैं केवल एक को पकड़ता हूं। आप और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात करी कि मैं बोलना चाहती हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाती। क्या? सत्य। सत्य। हम दूसरे का दिल ना दुख जाए इसलिए सत्य नहीं बोल पा रहे। गांधी जी ने ये कसम खाई हुई थी कि मैं सत्य ही बोलूंगा, भले ही कोई इसको। पटेल साहब उनके बहुत अच्छे साथी, मित्र, कर्मठ कार्यकर्ता थे, बुलाकर कहते हैं कि पटेल आपको मैं पीएम नहीं बनाना चाहता। पीएम में जवाहर, वो इस तरह से बोलते थे, मैं विद रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट सभी के सामने, कि मैं जवाहर को बनाना चाहता हूं। पटेल साहब ने कहा जैसा आपको ठीक लगे। बोले क्यों? देश अभी आजाद हो रहा है, इस आजाद देश को एक ऐसा व्यक्ति ना लीड करे जिसको लेकर के आशंकित हुआ जाए कि दिशा कितने दिन तक दे पाएगा। और पटेल साहब ज्यादा लंबे समय तक आजादी के बाद जिए भी नहीं, जबकि नेहरू जी 1964 तक थे। मतलब अपनी बात आप रखिए, उसे किस तरीके से रखना है उस पर डिपेंड करता है। एक लास्ट कड़वा कंट्रोवर्शियल, लास्ट ये बहुत ही कड़वा और कंट्रोवर्शियल सवाल है सर, कि हम यूट्यूबर्स, हम खुद IAS, PCS, सरकारी नौकरियां, लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कंचन तुम्हें भी पता है कि लोग यूट्यूबर्स को देख रहे हैं कि यार, यूट्यूबर्स में जैसे कि व्लॉगर्स हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो समाज में विद ड्यू रिस्पेक्ट समाज में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं, बट वो अर्निंग में एक टीचर से कहीं ऊपर अर्न करते, करोड़ों कमाते हैं, तो वो इंस्पायर हो रहे हैं उनसे। तो ऐसी दुविधा को आप कैसे समझते हैं सर? क्या है ना कि ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन इसका आंसर अगर सही लाइन में दूं कि जिन लोगों को लोग देख के इंस्पायर हो रहे हैं उनको केवल जजमेंट में आप इतना देख लीजिएगा, आप किसी को अगर कहीं मिलेंगी तो लोग आपके पैर छूना चाहेंगे, वो तो मैं उनके साथ लोग हाथ मिलाना या फिर सेल्फी लेना या फिर ये बोलना कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, इन 3 शब्दों के अलावा शब्द वो नहीं करेंगे। जहां तक बात है टीचर की, टीचर जब सम्मान पाता है समाज में तो ये तो उसका असली रिवार्ड है। धन मिल गया ये तो ठीक है, अदरवाइज टीचर तो पलते ही इस बात पे थे कि लोग गुरु दक्षिणा देते थे, फीस नहीं देते थे, दक्षिणा होती थी वो कि सर लोग काम पसंद आया लो जी। तो गुरु का तो जीवन ऐसे चलता था। अब हम लोगों ने उसमें फीस जोड़कर पहले पैसे मांग रहे हैं फिर ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारा तरीका अलग हो गया, क्योंकि अब लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, उनको रिलेशन अब वो नहीं चाहिए कि साहब बाद में पता चले हेडेक लेके चलना, कितने देना कितना नहीं देना, हटा दो। दूसरा, समाज किस तरफ जा रहा है, इस तरह से अगर इस सवाल को देखें, हम जैसे हैं ना समाज वही है। वो इसलिए नहीं चल रहे कि वो चलाना चाहते हैं, नहीं, हमारे अंदर का खालीपन है, हम लोगों की जिंदगी में झांकना चाहते हैं। किसी के घर में लौकी बनी, तुरही बनी, वो 4 गाड़ी लेकर आया, या उसने मम्मी से क्या बोला, उसने क्या चित्र बनाया, क्या किसी को दिखाया, आप देखना चाहते हैं। आपको पता है फेसबुक का आधार कैसे पड़ा था? नहीं। फेसबुक की भी स्टोरी यही है। फेसबुक के जो फाउंडर थे जकरबर्ग, उन्होंने कॉलेज में यह महसूस किया कि लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है अनभिज्ञ बन जाते हैं। उन्हें सब पता है उसके बारे में, लेकिन आपने कहा यार मैं कल वहां गया था, अच्छा कैसा लगा, ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबकि उनको किसी दोस्त ने पहले बता रखा। कन्फ्रंट नहीं कर रहे, लेकिन सबको वो सबके बारे में जानना है। ऑर्कुट इस देश में बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? ऑर्कुट ये बताता था कि आपकी प्रोफाइल किस किस ने विजिट की। लोग नहीं चाहते, सीक्रेटली देखना चाहते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आपकी सफलता देख ली, आपको बधाई नहीं देंगे। बहुत टाइम बाद पता लगता है कि वो हमें देखते हैं, बट कभी उनके कमेंट्स नहीं आते, कभी कमेंट्स नहीं आते। यही आधार था फेसबुक बनने का, लोगों की जिंदगियों में झांकना है बिना चेहरा दिखाए। और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। आप इंडियंस को मत आंको, बनाने वाला तो यूएस वाला था। सबको दूसरे के जीवन में झांकना है। सर आपका उपनाम है कोई?
घर के अंदर है। क्या है? वैसे मैं एक उपनाम आपको दूं। हाँ। आपका उपनाम होना चाहिए सागर। अरे बाप रे, जय हो। नहीं सर, सर ज्ञान के सागर हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और सेशंस करने चाहिए। मैं सच में आज खुद इस बात से बहुत परेशान हूँ कि आप लोगों को मैं प्रॉपर समय नहीं दे पाया हूँ। बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छे से चले इस तरह की बातें, मैं खुद चाहता हूँ, पर कोई बात नहीं सर, आपने बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि दोबारा हम आ सकते हैं। एनी टाइम ऑल सर, योर्स। रैपिड फायर राउंड है, फिर एक चीज रैपिड फायर कर लेते हैं। रैपिड फायर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन। हाँ, आपको एक शब्द में या एक वाक्य में जवाब देना है बस। ये टीचर को दिया गया सबसे कठिन कार्य है। कोई एक चीज जो आपके बारे में इंटरनेट पर लिखी है लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। कई जगह मेरी पत्नी का नाम गलत लिखा हुआ है। अच्छा। देश का वो मुद्दा जिस पर वीडियो बनाते वक्त आपको सबसे ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा। ओके। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? फोन देखना या अखबार पढ़ना? अखबार तो पढ़ ही नहीं पाता आजकल, लेकिन इन दिनों मैंने फोन देखना भी बंद किया है, क्योंकि मुझे किसी समझदार ने कहा कि उठते ही फोन नहीं देखते हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप स्क्रीन को दे रहे हैं वो गलत है, तो मैं हैबिट में ला रहा हूँ। एक शिक्षक होना ज्यादा मुश्किल है या एक कंटेंट क्रिएटर होना? एनी टाइम शिक्षक होना। आप जिम्मेदारी लेके चलते हैं। कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट बनाना है, जिम्मेदारी नहीं। शिक्षक को हमेशा अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाके दिया जलता है। क्या बात है। अगर आपको कल सुबह भारत का विदेश मंत्री बना दिया जाए तो आपका पहला फैसला क्या होगा? एनी टाइम टेबल पर बैठकर बात जरूरत की करना, बिना प्रलोभन के। ये जरूरी था। ट्रोलर्स को आपका एक लाइन में संदेश क्या होगा? आई लव यू। कैमरे के सामने बोलना ज्यादा आसान है या कैमरे के पीछे बैठकर रिसर्च करना? कैमरे के सामने बोलना। Really? सच में। आपके जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मरना। क्यों? कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं, कुछ मेरे ऊपर आश्रित लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत कम उम्र में हैं, उनसे इतना अफेक्शनेट हूं कि उन्हें देखकर डर लगता है कि इनकी सार संभाल कौन। जिस दिन वो बड़े हो जाएंगे फिर डर खत्म। वो सारे लाखों लोग जो रोज आपको देखते हैं, वो भी मतलब सबकी बात, मतलब वो मेरे ऊपर लोग ऐसे लोग निर्भर हैं। मैं निर्भरता में इस तरह से उन लोगों को नहीं बोलता कि वो निर्भर हैं, वो तो मेरे ड्राइविंग फोर्स हैं। लेकिन जिनके बारे में मैं निर्भर शब्द यूज कर रहा हूँ वो हैं जिन्हें सच में मेरा आश्रय जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है, गलतफहमी हो सकती है। बहुत अच्छा सर। डिजिटल एजुकेशन के दौर में ऑफलाइन क्लासेस का भविष्य हिट या फ्लॉप? ना ऑफलाइन का बचा ना ऑनलाइन का बचा, हाइब्रिड चलेगा। ना प्रॉपर ऑफलाइन आज कोई कोचिंग सर्वाइव करती है, ना प्रॉपर ऑनलाइन। ऑफलाइन वालों ने ऑनलाइन बनना शुरू कर दिया, ऑनलाइन वालों ने ऑफलाइन, और मिक्सचर ऑफ देम आ गया जो कि बेस्ट है। मिस्टर अंकित अवस्थी को अगर 3 शब्दों में डिफाइन करना हो तो वो शब्द क्या होंगे? सिर्फ 3 शब्द। वो मैं दूं? यस। मेरा काम ही मेरी पहचान है। सुपर्ब। ओके, 3 शब्द से ज्यादा हो गया बट चलेगा। बढ़िया। काम की पहचान। क्योंकि वो आपकी स्पेशलाइजेशन ही है कि आप डिटेल करते हो अपनी। नहीं, काम ही पहचान, ये हो गया 3। परफेक्ट। तालियां हो जाए। एंड बिकॉज आपको निकनेम मिला है सागर हमारी तरफ से, तो उस सागर में से एक ज्ञान सागर। अरे बाप रे। तो उस ज्ञान सागर में से एक मोती हमें चाहिए, हमारे ऑडियंस को चाहिए जी। हम दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमारे अंदर जो हमारा व्यक्तित्व है वो कहीं पीछे छिप जाता है। सो दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो और अपने व्यक्तित्व को हमेशा उजागर रखे, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? जो कैमरे पे दिख रहा है आपको वो सच नहीं है, पहले ये मानना शुरू कर दीजिए। मैं आपके सामने जैसा हूं वैसे सच नहीं हूं। मैं आपके सामने शांत बैठा हूं, दिमाग में 70 चीजें इस समय चल रही हैं। मुझे कहीं जाना है, मुझे 300 किलोमीटर ड्राइव करना है, ये सब दिमाग में पैरेलली चल रहा है। लेकिन आपके सामने मैं बहुत काम दिखा इतने समय तक। हो सकता है कुछ लोगों ने बीच में बेचैनी मोबाइल देखने के कारण पकड़ ली हो, लेकिन ये सच नहीं था ना। मतलब रील वर्सेस रियल में बहुत अंतर है। पहली चीज, जिनको देख के आप इंस्पायर हो रहे हैं, याद रखिए उनका काम देख के हो रहे हैं, पर्सन नहीं। आप काम और पर्सन को मिक्स कर दे रहे हैं। देवता बना देते हैं अभिनेता को जिसने अभिनेता ने एक्टिंग अच्छी की थी, वो भी रिटन स्क्रिप्ट पे, डिफरेंट स्क्रिप्ट पे। आपको व्यक्ति पता ही नहीं था। आप हमारा भी काम देख रहे हैं,
हमारा व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व कुछ लोगों को हमारा जानने का अवसर मिलता है जो हमसे व्यक्तिशः आके मिलते हैं। व्यक्तिशः मिलते हैं तो हम उनको हमारे बारे में बेहतर समझ पाते हैं और उनके बारे में समझा पाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रभावित होने से बचने का तरीका सिर्फ इतना है, आप हमारे काम को पसंद करते हैं, हमें नहीं। बस इतना पहले खुद से जान लीजिए, फिर आपको प्यार अगर आता है हमारे काम पर तो आप लुटाइए। हम आपके प्यार के आभारी हैं। हम भी आभारी हैं सर कि आपने सुंदर जवाब। एंड मेरा ये भी मानना है कि एक बार में किसी को सुन के देख के ओपिनियन फ्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी कई बार हुआ है कि अगर हमने उन्हें ऑब्वियसली रियल दुनिया में देखा, हमने अपना पर्सपेक्टिव बनाया, लेकिन जब हम उनसे असल में मिले निजी तौर पे तो वो बिल्कुल अलग थे। एंड वो रिस्पेक्ट हमेशा जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रह जाती है। तो आई बिलीव कि आप अंदर से जैसे सोचते हैं उस थॉट के साथ उन्हें सुने और बस अच्छी चीजें निकालें। मैं जो मैक्सिमम टाइम काम करता हूँ मैम, मतलब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मेरे लिए जीवन जीना बहुत आसान इसलिए हो जाता है, जैसा मैं कैमरे पे हूं ना, मैं मैक्सिमम टाइम प्रयास करता हूँ कि मैं रियल लाइफ में भी वैसा हूँ। कोशिश तो हमारी भी यही है। हाँ, और ये आप लोग तो चूंकि परिवार के रूप में ही कंटेंट बनाते हैं तो वो बिल्कुल इट्स लाइक कि हम जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। मेरा भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड, और वो अनफिल्टर्ड होने से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मन में भाव आया बोल दिया। तो आप भी आई थिंक वैसे ही जिंदगी जीते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी ये रहता है, मैं सफलता की परिभाषा यही देती हूँ। मेरे लिए सफल व्यक्ति वो है जो रोटी कपड़ा मकान के बाद सेटिस्फाइड है और रात को उसको नींद अच्छी आती है। वो ये कहता है खुद से, मैंने जो किया है वो अच्छा किया है, कुछ गलत नहीं किया है, और जो कर रहा हूँ उसमें मजा आता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत आभारी हूँ कि आपने इन जनता के लिए इतना टाइम दिया, जबकि मुझे पता है ये अपने माई बाप हैं सर। ये हमको सुन रहे हैं इसलिए हम बात कर पाए। एंड ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज मैं लिटरली आपसे और सीखने के लिए मिलना चाहती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज पार्ट 2 कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर आपको भी पार्ट 2 चाहिए। अरे साहब, थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा मैम। और आप इतनी मास ऑडियंस को साथ लेके चल रही हैं, इतना विनम्र हैं, ये अपने आप में मेरे लिए एक लर्निंग है। आप ऐसे ही बने रहें, इतने ही खूबसूरत तरीके से आप लोग काम करें सब लोग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।